CH-21 एक कोशिश। पाकिस्तान की सरजमीन पर करना राम जी को इंसाफ दिलवाने की खातिर वहां के नवाकोट के जमींदार इंसाफ खान से लोहा लेने के लिए तैयार मुनव्वर जो जान को खतरे में डालकर सरहद पार चला तो गया था और इंसाफ खान से उसका आमना सामना भी हो गया। हवेली के दीदार भी हो गए और हवेली के दीदार के साथ साथ इंसाफ खान की शहजादी डिंपल के भी दीदार हो गए और उसके साथ हुई टक्कर ने दुश्मन की सरजमीन पर भी मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी, वो भी अपने ही दुश्मन की शहजादी से। वक्त था शाम 4 बजे के आसपास का तो मुनव्वर ने असर की नमाज पढ़ी, इतने में मांगीलाल भी उठ गया था और चाय भी आ चुकी थी। चाय पीकर मांगीलाल ने अपने लकड़ी के औजारों वाला थैला उठाया और मुनव्वर से बोला, चलिए जनाब, अब काम पर लगना ही होगा हमको। औजारों का थैला लेकर वो लोग फिर से इंसाफ खान के दरबार के सामने आकर खड़े हो गए, जहां इंसाफ खान अपने कुछ खास दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। मांगीलाल को देखकर इंसाफ खान बोला, एक तो हमारे इस दरबार की खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, वो बदल देना, और दूसरा डिंपल के कमरे का दरवाजा बदलना है और खिड़कियों को भी ठीक करना है। उसके बाद 5-6 लकड़ी की कुर्सियां बनानी है। डिंपल के कमरे का नाम सुनकर मुनव्वर के दिल में घंटी बजी और राजकुमार उसकी तरफ देखकर आंख मरने लगा। मांगीलाल ने इंसाफ खान से बोला, जनाब उसके लिए तो इस नाप का कांच मंगवाना पड़ेगा। इंसाफ खान बोला, तू ताहिर से लिखवा ले, वो कल सुबह तक तुमको जो कोई भी चीज चाहिए वो मंगवा देगा। मांगीलाल ने झुककर तहजीब से बोला, जी जनाब। ये बात बोलकर वो दोनों वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में लौटते वक्त मुनव्वर ने हवेली के उसी दरबार के बाहर ही डिंपल को खड़ा देखा। मुनव्वर को देखकर डिंपल ने मुस्कान दी। उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुनव्वर ने भी मुस्कान के साथ दिया और डिंपल की नजरें मुनव्वर की आंखों में गड़ गई। वो दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो गए कि वो अपने आसपास की दुनिया को भूल बैठे। एक तरफ मांगीलाल मुनव्वर को आवाज देकर होश में आने का बोल रहा था तो दूसरी तरफ डिंपल को उसकी सहेली। लेकिन दोनों थे कि एक दूसरे की नजरों में खोए हुए थे। इतने में मांगीलाल ने मुनव्वर को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने साथ कमरे में चलने के लिए बोला। दोनों और उन दोनों के साथ राजकुमार भी कमरे की तरफ बढ़ चले। चलते चलते रास्ते में राजकुमार ने राजस्थानी बड़बड़ाते हुए कहा, ओ बाई सा भी गया। मुनव्वर ने बोला, क्या बोल रहे हो, हिंदी में कहो। राजकुमार ने कहा, मैंने बोला ये लड़की भी गई। मुनव्वर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? राजकुमार बोला, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो हुकुम। मुनव्वर बोला, नहीं मुझे कसम से कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमार बोला, ठीक है हुकुम, अगर आपको नहीं जानना कि उसके दिल में आपके लिए क्या है तो रहने दीजिए। मुनव्वर बोला, यार प्लीज पता करके बताना। राजकुमार बोला, ठीक है। साथ में चल रहे मांगीलाल को तो पता ही था कि मुनव्वर को राजकुमार की आत्मा दिखती है, तो उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मांगीलाल अंदर ही अंदर से काफी गुस्से में भरा हुआ था। उसने अपने गुस्से का इजहार कमरे में पहुंचकर मुनव्वर से करते हुए कहा, अपनी हद में रहो मुनव्वर, अपनी औकात मत भूलो। मुनव्वर बोला, मतलब? मांगीलाल बोला, वो एक शहजादी है और हमारी औकात सिर्फ कारीगर की है। मुनव्वर बोला, जनाब मुझे इनसे कम मत समझे, चाहो तो ऐसी 10 हवेलियां बना सकता हूँ। मांगीलाल ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कहाँ? यहाँ पाकिस्तान में। मुनव्वर बोला, नहीं, भारत में। मांगीलाल बोला, यह मत भूलो कि तुम अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े हो, जहां तुम्हारी और मेरी औकात कुछ भी नहीं है। यहाँ के बादशाह सिर्फ और सिर्फ इंसाफ खान है। मुनव्वर ने बड़बड़ाते हुए बोला, बादशाह होंगे तुम्हारे। मांगीलाल ने अब ठंडा होकर कहा, बड़े सपने मत देखो, यह मत भूलो कि तुमको लौटकर भारत जाना है और जिस मकसद से आए हो सिर्फ उसी मकसद पर गौर करो। मुनव्वर ने बोला, कौन सा मकसद यार? तुम मेरी मदद कहाँ कर रहे हो? बस इस कमरे से उस दरबार और उस दरबार से इस कमरे के बीच में ही लटका रखा है तुमने तो। मांगीलाल बोला, तुमने देखा नहीं आज वहां उस तहखाने पर कितने पहरेदार हैं? अंदर जाना और वहां से करना राम जी का सर उठाकर वापस ले आना इतना भी आसान नहीं है। मुनव्वर बोला, तुम सिर्फ मुझे उस तहखाने के अंदर भिजवाने का तरीका बताओ, उसके आगे मैं संभाल लूंगा। राजकुमार बोला, वहां तक पहुंचाने में ये भी कुछ नहीं कर सकता, उस तहखाने तक जाने का रास्ता तो डिंपल से होकर ही गुजरेगा। उनकी बातें इस मुद्दे पर यहाँ खत्म हो गई, लेकिन हंसी मजाक चला रहा। दिन वो भी ढलने लगा। एक तरफ तो मुनव्वर पाकिस्तान जाकर वहां से करना राम जी का सर लाने की कोशिशों में लगा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में पुखराज और उसके साथ साथ मुनव्वर के रिश्तेदार और घर वाले भारत के शहर जैसलमेर से पाकिस्तान को लगने वाले बॉर्डर पर मुनव्वर की खोज करने में लगे थे। पूरी परिवार परेशान थे, आखिर मुनव्वर गया तो गया कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं था। डर सबको ये भी था कि कहीं उसका किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो कोई न कोई तो कॉल करके पैसों की बात करता ना। लंबी तलाश के बाद आखिरकार उनको बॉर्डर से लगने वाले गांव वालों ने बताया था कि आखिरी बार मुनव्वर को वहां देखा गया था। लेकिन इतने दिनों की कोशिशों के बाद भी कोई मुनव्वर को पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था।
रेत में कदमों के निशान ज्यादा वक्त तक नहीं रहते तो कोई कुछ भी पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। CH-22 जब इंसाफ खान को मुनव्वर के राज का पता चला, एक परदेश, अनजान लोग, अनजान माहौल और दुश्मनों की सरजमी, जहां मुनव्वर पहुंचा था भारत के करुणाराम का कटा सर पाकिस्तान से वापस लाकर उसको इंसाफ दिलवाने, वो भी पाकिस्तान के इंसाफ खान की हवेली, जहां कहने को मुनव्वर का साथ था तो सिर्फ एक आत्मा राजकुमार का, जो चाहकर भी उसको रास्ता बताने के सिवा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कहने को दूसरा साथ था तो वो मांगीलाल का, जो खुद इंसाफ खान का गुलाम था। हकीकत में गुलाम से भी नीचे का दर्जा दे रखा था मांगीलाल को। भारत में लोग मुनव्वर की तलाश में परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुनव्वर का दिल डिंपल के प्यार में धड़क रहा था। दिन रात, सुबह शाम, बस वो उसी के ख्यालों में गुम सा था, और यही हाल डिंपल का था। लेकिन उसकी परवरिश शहजादियों की तरह थी, फिर भी उसकी माँ हर बात में उसका पक्ष लिया करती थी। सिर्फ इसी लाड प्यार की वजह से ही उस पर्दा नशी, यानी चेहरों पर पर्दा धारण करने वाले देश में भी उसको बिना पर्दे कहीं पर आने जाने की छूट दे रखी थी। फिर भी एक दायरे में उसे खुद को बंधे रखना पड़ता था। जहां एक तरफ उसकी मां नर्म नाजुक दिल की थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पिताजी इंसाफ खान साहब बहुत ही छोटी सोच वाले, बेदर्द और खूंखार आदतों वाले थे। प्यार तो डिंपल को भी कब का हो चला था, लेकिन उसको भी उसकी सहेली समझाया करती थी कि मुनव्वर का एक कारीगर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ उसका दूसरे मजहब का, या फिर यूं कहे कि उनके लफ्जों में काफिर होना। बस इसी बात को लेकर डिंपल मुनव्वर के प्यार को अपने दिल में दबा देती थी। दूसरे दिन की सुबह तक मांगीलाल का लिखवाया हुआ सामान हवेली पहुंच चुका था, और मांगीलाल और मुनव्वर भी नाश्ता वगैरह करके अपने लकड़ी के काम करने वाले औजार लेकर इंसाफ खान के दरबार में जा पहुंचे। मुनव्वर को लकड़ी का काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जहां तक हो सका मांगीलाल की इस काम में मदद कर रहा था। इंसाफ खान खुद वहां मौजूद नहीं था। इतने में वक्त दोपहर के 12:15 हो गया, तो इंसाफ खान कहीं से अपने दरबार पहुंचा। इतने में इंसाफ खान की नजर मुनव्वर पर पड़ी, जो भी नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। इंसाफ वहां बैठा बैठा बस मुनव्वर को देखे जा रहा था। सवाल खूब सारे थे उस वक्त इंसाफ के जहन में, लेकिन फिलहाल वक्त निमज का था तो उसने खामोशी से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुनव्वर को इंसाफ खान ने आवाज दी। मांगीलाल भी उसके साथ इंसाफ खान की तरफ बढ़ चला तो इंसाफ खान मांगीलाल से कहा, तुम नहीं काफिर, तुम अपना काम करो। मुनव्वर उसके पास गया। इंसाफ खान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने साथ अपनी शाही कुर्सी की तरफ ले गया, और खुद जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया। मुनव्वर वही खड़ा रहा। इंसाफ खान ने उससे कहा, बैठो। उस वक्त तक मुनव्वर को उस हवेली के रस्म वो रिवाज पता चल चुके थे, तो वो जमीन पर ही बैठने लगा तो इंसाफ खान उस शाही कुर्सी के थोड़ा आगे पड़ी दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ नीचे जमीन पर नहीं, वहां उस कुर्सी पर बैठो। मुनव्वर ने कहा, लेकिन जनाब, इंसाफ खान ने कहा, यह मेरे हुक्म की नाफरमानी होगी। मुनव्वर घबराकर जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया। दिल में उसके डर था कि जाने अनजाने में उसका राज खुल चुका है, उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, तो अब तो शायद उसकी मौत पक्की। इतने में मांगीलाल भी आकर मुनव्वर के पास खड़ा हो गया। इंसाफ खान ने मुनव्वर से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मुनव्वर बोला, जनाब मुनव्वर हुसैन। इंसाफ खान बोला, क्या मुनव्वर हुसैन, मतलब तुम काफिर नहीं हो? मुनव्वर बोला, जी नहीं जनाब, मैं मुस्लिम हूँ। इंसाफ खान बोला, लेकिन ये काफिर तो बोला कि तुम इसके भांजे हो। इंसाफ खान थोड़ा सा अकड़ से बोला, जरा मुझे समझाओगे कैसे? मुनव्वर तो घबरा गया था कि अब तो पकड़े गए। उसके जहन वो दिल में अब उस दिन देखी हुई इंसाफ खान की निजी जेल और भूखे जानवरों का वो जू घूमने लगे। मुनव्वर के पास कोई जवाब था नहीं, लेकिन इसी बीच मांगीलाल ने कहा, जनाब मेरी बहन और जीजा जी दोनों पहले हिंदू थे, लेकिन अभी उन्होंने अपना मजहब बदल दिया है। इंसाफ खान ने जैसे खुशी से उछालते हुए बोला, वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कुछ अपने मामे को भी सिखाओ, काफिर होके ही मरना चाहता है ये तो। मांगीलाल जैसे अपना धर्म नहीं बदलने वाले फैसले से खुश था, तो उसने दूसरी तरफ देखा। फिर इंसाफ खान ने मुनव्वर से पूछा, पहले तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? वैसे हो कहा कि तुम? मुनव्वर के जहन में ना जाने कहां से अचानक पाकिस्तान के शहर का नाम घूमने लगा, तो उसने एकदम से कहा, गुजरावाला जनाब। इंसाफ खान ने अपने नौकर को बाहर से आवाज दी और कहा, जनाब मुनव्वर हुसैन साहब के लिए हमारे शाही कमरे में रुकवाने का इंतजाम करो। इनको अच्छा खाना खिलाया जाए, यह आज से हमारे मेहमान है, इनका खास ख्याल रखा जाए। मांगीलाल बोला, और मैं जनाब। इंसाफ खान ने हंसते हुए कहा, नहीं काफिर, तुम हमारी औकात के नहीं हो, तुम वहीं पड़े रहो, उसी कमरे में। मांगीलाल बोला, तो मेरे काम में मेरी मदद कौन करेगा? इंसाफ खान बोला, अपने पहले वाले मुलाजिम यानी नौकर को बुला लो। मुनव्वर हमारा भाई है, वो तुम्हारी गुलामी कैसे कर सकता है? मुनव्वर ने ना नुक्कड़ की, लेकिन इंसाफ खान तो सन की दिमाग का, खुद को बादशाह समझने वाला इंसान था, तो आगे बढ़कर उसके फैसले को कौन ठुकरा सकता था। लेकिन अब तो गुस्सा मांगीलाल को भी आने लगा था। उसने बोला,
ठीक है जनाब, हम जा रहा हूँ, जब किसी कारीगर का बंदोबस्त होगा तब वापस आ जाएंगे। इंसाफ खान बोला, तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकर आओ किसी कारीगर को, लेकिन अब हुसैन साहब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हम हमारे भाई को तुम्हारे घर का खाना नहीं खाने देंगे अब से। इंसाफ खान ने मुनव्वर की तरफ देखा, वो भी इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी चेहरा बनाकर उसके हुक्म पर अपनी सहमति जता दी। फिर इंसाफ खान बोला, आज के बाद कभी भी हमारी रियासत की तरफ आओ तो हमेशा सिर्फ हमारी मेहमान नवाजी कबूल करोगे। मांगीलाल गुस्से से वहां अपना काम और औजार बीच में ही पड़े छोड़कर वहां दरबार से निकला। इंसाफ खान ने उसको आवाज देकर रुकवाया और कहा, ए गुस्ताख काफिर, कहाँ जा रहे हो? मांगीलाल बोला, सरकार कोई कारीगर लेने जा रहा हूँ, मिल गया तो वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर मांगीलाल वहां से जरा सा गुस्से में बाहर निकला और उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए मुनव्वर भी आ गया। CH-23 मुनव्वर का नौकर से शाही मेहमान बनने का सफर। सरहद पार पाकिस्तान में दुश्मन की ही हवेली में दाखिल तो मुनव्वर एक नौकर की शक्ल में हुआ था, लेकिन देखते ही देखते उसी हवेली में वो उसी इंसाफ खान का शाही मेहमान बन चुका था, जिस इंसाफ खान से वो करना राम जी को इंसाफ दिलाने की खातिर अपनी जान को हथेली पर रखकर बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान आ पहुंचा था। जैसा कि मांगीलाल जिसने मुनव्वर को हवेली में दाखिला दिलाई थी, लेकिन उसी मांगीलाल से नौकरों की तरह बर्ताव और मुनव्वर को शाही मेहमान बनाए जाने को मांगीलाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से हवेली से बाहर जा रहा था और उसको रोकने के लिए मुनव्वर उसके पीछे पीछे हवेली के गेट तक आ गया था। हवेली के इस दरबार के बाहर एक कोने में मुनव्वर ने मांगीलाल से माफी मांगी तो मांगीलाल बोला, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो ऊपर वाले की है। मुनव्वर ने समझाया कि तुमको इंसाफ में दिलवाऊंगा, बस पहले करना राम जी का सर मिल जाए। मांगीलाल बोला, कैसे दिलवाओगे इस जानवर से मुझे इंसाफ? तो मुनव्वर बोला, अपने साथ भारत ले जाकर देख लेना, वहां तुम राजाओं जैसी जिंदगी जियोगे। मांगीलाल बोला, मैं छोटा सा आदमी हूं जनाब, बड़े बड़े सपने हूं को मत दिखाओ। मुनव्वर बोला, सपना नहीं दिखा रहा हूं मांगीलाल, जितनी जमीन आज यहाँ तुम्हारे पास है उतनी अगर भारत में होती तो तुम शाही जिंदगी बिता रहे होते। मांगीलाल बोला, ये नसीब की बात है और मैं जनता हम ऐसा कुछ इस जन्म में नहीं होने वाला। इस पर मुनव्वर बोला, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तो मांगीलाल एकदम से सारे ख्यालों को दरगुजर करके बोला, नहीं, यह मेरा वतन है, मैं इस सर जमीन को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे पुरखों यानी पूर्वजों की रूह बस है। मुनव्वर बोला, तो फिर अपना मजहब बदल दो। मांगीलाल बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे मुस्लिम ही बनना होता तो ईश्वर मुझे किसी मुस्लिम के घर ही पैदा करता। मैं अपना मजहब भी नहीं बदलूंगा। मुनव्वर बोला, जरा अपने बीवी बच्चों का सोचो, क्या तुम उनको यहाँ पर बेहतर भविष्य दे सकते हो? मांगीलाल किसी सोच में डूब गया तो इस पर मुनव्वर ने उसको समझते हुए कहा, तुम ऐसा करो, अभी जाओ और अपने किसी कारीगर को लेकर आओ, हम इस बारे में तुम्हारे लौट के आने के बाद बात करेंगे। उसके बाद मांगीलाल उस हवेली से बाहर चला गया और मुनव्वर उस दरबार के पास खड़े अपने नितुक्त किए हुए नौकर से पूछा, चलना कहाँ है? उस नौकर ने मुनव्वर को उसका शाही कमरा बताने के लिए उसके साथ चल पड़ा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भारत से पाकिस्तान गए मुनव्वर जो दिन के निकलने तक नवाकोट की इंसाफ खान की शाही हवेली में गरीबों के एक कमरे की जमीन पर सो रहा है था, वो अचानक से अपने दुश्मनों का ही शाही मेहमान था। इत्तेफाक से मुनव्वर का वो शाही कमरा इंसाफ खान की बेटी डिंपल के पास ही था। इतना ही नहीं, मुनव्वर के लिए अलग से एक खास नौकर भी नियुक्त कर लिया गया था, जो मुनव्वर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। खाना वाना खाकर मुनव्वर ने उस नौकर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा भाई? वो बोला, इमरान नाम है मेरा जनाब। मुनव्वर ने पूछा, कौन से इमरान हो तुम? क्रिकेटर इमरान खान या एक्टर इमरान हाशमी? मुनव्वर को मुस्कुराते देख वो भी दिखावटी मुस्कुराया और बोला, जनाब मेरा नाम इमरान मेमन है। मुनव्वर ने कहा, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम भी जाकर आराम कर लो। नौकर बोला, जो हुकुम जनाब। वो नौकर यह बोलकर गेट की तरफ बढ़ चला। राजकुमार भी उसके साथ उस शाही कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। वो नौकर जैसे ही उस शाही कमरे के गेट के बाहर निकला और उस गेट के सामने से डिंपल का गुजरना हुआ, डिंपल ने जैसे ही शाही मेहमानों वाला कमरा खुला देखा तो उसने अपने उस नौकर को आवाज देकर रोका और उससे पूछा, आज यह शाही मेहमानों वाला कमरा खुला है, ऐसा कौन खास मेहमान आया हुआ है? वो नौकर बोला, बीबी जी मुनव्वर हुसैन साहब, जो उस काफिर के साथ आए हुए थे। डिंपल नौकर से बोली, ठीक है तुम जाओ। नौकर के आगे जाते ही डिंपल उस कमरे के अंदर घुस गई और मुनव्वर अपने ही कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में डिंपल ने उसके पास जाकर गला साफ करने की आवाज निकाली। मुनव्वर एक झटके में अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए एक झटके में उठकर बैठ गया। डिंपल ने हाथों से हैरत दिखने वाले इशारे करते हुए बोला, क्या बात है जनाब, एक रात में इतनी बड़ी तब्दीली यानी बदलाव, जमीन से सीधा आसमान पर, गुलामों के कमरे से इस शाही औताक बैठक में आपकी आमद यानी आगमन कैसे हो गई? मुनव्वर बोला,
खान साहब का हुक्म था तो उन्होंने मुझे यहाँ रहने का हुक्म सुनाया है। डिम्पल बोली, जरा बचकर रहना उनसे। ख्याल बदला गया ना अगर उनका तो सीधा यहाँ से आपका यह शाही बिस्तर भूखे जानवरों के सामने भी रखवा जा सकता है। डिम्पल की इन बातों को सुनकर मुनव्वर को भी अंदाजा हो चला कि डिम्पल भी अपने पिता से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी मुनव्वर ने जानबूझ के बोला, नहीं नहीं, वो तो बड़े प्यारे इंसान है। डिम्पल सिर्फ इतना बोली, काश आपकी बात सच होती। इतना बोल के डिम्पल वहां से चली गई। फिर दूसरे सोफे पर बैठे राजकुमार से मुनव्वर ने पूछा, यार राजकुमार, यह ऐसा क्यों बोल कर गई? आखिर इंसाफ खान तो इसके पिता ही है ना? राजकुमार बोला, जी हुकुम, लेकिन पहले ये पता करो कि इंसाफ खान के बच्चे कितने हैं? मुनव्वर ने पूछा, 2 या 3 होंगे और क्या? राजकुमार बोला, नहीं जनाब, इंसाफ खान की 5 बीवियों से 18 औलादें हैं और डिम्पल की मां को भी जबरदस्ती उठा के लाया गया था और उसके परिवार ने जब इस बात का विरोध किया तो उनको जान से मार दिया गया था। तो रिश्ते चाहे बाप बेटी का हो, लेकिन डिम्पल और उसकी मां के दिल में इंसाफ खान के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। मुनव्वर ने कहा, तो फिर इसको तो पूरी आजादी दी हुई है और रहन सहन भी तो शहजादियों वाला ही है। राजकुमार बोला, सिर्फ इसकी मां की जिद की वजह से। वो अपनी बच्ची को अपने हिसाब से जीने देना चाहती है और तो और इसकी पढ़ाई के लिए भी खास तौर पर मौलवी साहब गुरुजी रखा हुआ है। मुनव्वर बोला, फिर तो यह अपने काम आ सकती है। राजकुमार बोला, सिर्फ यही आपके काम आ सकती है हुकुम। तहखाने की चाबी का बंदोबस्त यही करवा सकती है। मुनव्वर ने राजकुमार से पूछा, तो क्या मैं इसको अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूं? CH24 मुनव्वर का मांगीलाल से वादा। सरहद पार पाकिस्तान में दुश्मन की ही हवेली में दाखिल तो मुनव्वर एक नौकर की शक्ल में हुआ था, लेकिन देखते ही देखते उसी हवेली में वो उसी इंसाफ खान का शाही मेहमान बन चुका था, जिस इंसाफ खान से वो करुणा राम जी को इंसाफ दिलाने की खातिर अपनी जान को हथेली पर रखकर बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान आ पहुंचा था। जैसा कि मांगीलाल जिसने मुनव्वर को हवेली में दाखिला दिलाई थी, लेकिन उसी मांगीलाल से नौकरों की तरह बर्ताव और मुनव्वर को शाही मेहमान बनाए जाने को मांगीलाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से हवेली से बाहर जा रहा था और उसको रोकने के लिए मुनव्वर उसके पीछे पीछे हवेली के गेट तक आ गया था। हवेली के इस दरबार के बाहर एक कोने में मुनव्वर ने मांगीलाल से माफी मांगी तो मांगीलाल बोला, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो ऊपर वाले की है। मुनव्वर ने समझाया कि तुमको इंसाफ में दिलवाऊंगा, बस पहले करुणा राम जी का सर मिल जाए। मांगीलाल बोला, कैसे दिलवाओगे इस जानवर से मुझे इंसाफ? तो मुनव्वर बोला, अपने साथ भारत ले जाकर देख लेना, वहां तुम राजाओं जैसी जिंदगी जियोगे। मांगीलाल बोला, मैं छोटा सा आदमी हूं जनाब, बड़े बड़े सपने हूं को मत दिखाओ। मुनव्वर बोला, सपना नहीं दिखा रहा हूं मांगीलाल, जितनी जमीन आज यहाँ तुम्हारे पास है उतनी अगर भारत में होती तो तुम शाही जिंदगी बिता रहे होते। मांगीलाल बोला, ये नसीब की बात है और मैं जनता हम ऐसा कुछ इस जन्म में नहीं होने वाला। इस पर मुनव्वर बोला, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तो मांगीलाल एकदम से सारे ख्यालों को दरगुजर करके बोला, नहीं, यह मेरा वतन है, मैं इस सर जमीन को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे पुरखों यानी पूर्वजों की रूह बस है। मुनव्वर बोला, तो फिर अपना मजहब बदल दो। मांगीलाल बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे मुस्लिम ही बनना होता तो ईश्वर मुझे किसी मुस्लिम के घर ही पैदा करता। मैं अपना मजहब भी नहीं बदलूंगा। मुनव्वर बोला, जरा अपने बीवी बच्चों का सोचो, क्या तुम उनको यहाँ पर बेहतर भविष्य दे सकते हो? मांगीलाल किसी सोच में डूब गया तो इस पर मुनव्वर ने उसको समझते हुए कहा, तुम ऐसा करो, अभी जाओ और अपने किसी कारीगर को लेकर आओ, हम इस बारे में तुम्हारे लौट के आने के बाद बात करेंगे। उसके बाद मांगीलाल उस हवेली से बाहर चला गया और मुनव्वर उस दरबार के पास खड़े अपने नितुक्त किए हुए नौकर से पूछा, चलना कहाँ है? उस नौकर ने मुनव्वर को उसका शाही कमरा बताने के लिए उसके साथ चल पड़ा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भारत से पाकिस्तान गए मुनव्वर जो दिन के निकलने तक नवाकोट की इंसाफ खान की शाही हवेली में गरीबों के एक कमरे की जमीन पर सो रहा है था, वो अचानक से अपने दुश्मनों का ही शाही मेहमान था। इत्तेफाक से मुनव्वर का वो शाही कमरा इंसाफ खान की बेटी डिम्पल के पास ही था। इतना ही नहीं, मुनव्वर के लिए अलग से एक खास नौकर भी नियुक्त कर लिया गया था, जो मुनव्वर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। खाना वाना खाकर मुनव्वर ने उस नौकर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा भाई? वो बोला, इमरान नाम है मेरा जनाब। मुनव्वर ने पूछा, कौन से इमरान हो तुम? क्रिकेटर इमरान खान या एक्टर इमरान हाशमी? मुनव्वर को मुस्कुराते देख वो भी दिखावटी मुस्कुराया और बोला, जनाब मेरा नाम इमरान मेमन है। मुनव्वर ने कहा, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम भी जाकर आराम कर लो। नौकर बोला, जो हुकुम जनाब। वो नौकर यह बोलकर गेट की तरफ बढ़ चला। राजकुमार भी उसके साथ उस शाही कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। वो नौकर जैसे ही उस शाही कमरे के गेट के बाहर निकला और उस गेट के सामने से डिम्पल का गुजरना हुआ, डिम्पल ने जैसे ही शाही मेहमानों वाला कमरा खुला देखा तो उसने अपने उस नौकर को आवाज देकर रोका और उससे पूछा,
आज यह शाही मेहमानों वाला कमरा खुला है। ऐसा कौन खास मेहमान आया हुआ है? वो नौकर बोला। बीबी जी मुनव्वर हुसैन साहब। डिम्पल ने मुंह बनाते हुए हैरत से बोला। मुनव्वर हुसैन साहब, नौकर ने संजीदगी से जवाब दिया। अरे बीबी जी, वो ही मुनव्वर हुसैन जो उस काफिर के साथ आए हुए थे। डिम्पल नौकर से बोली। ठीक है, तुम जाओ। नौकर के आगे जाते ही डिम्पल उस कमरे के अंदर घुस गई और मुनव्वर अपने ही कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में डिम्पल ने उसके पास जाकर गला साफ करने की आवाज निकाली। मुनव्वर एक झटके में अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए एक झटके में उठकर बैठ गया। डिम्पल ने हाथों से हैरत दिखने वाले इशारे करते हुए बोला। क्या बात है जनाब, एक रात में इतनी बड़ी तब्दीली यानी बदलाव। जमीन से सीधा आसमान पर। गुलामों के कमरे से इस शाही औताक बैठक में आपकी आमद यानी आगमन कैसे हो गई? बात समझ से परे है। मुनव्वर बोला। खान साहब का हुक्म था तो उन्होंने मुझे यहाँ रहने का हुक्म सुनाया है। डिम्पल बोली। जरा बच कर रहना उनसे। उनका ख्याल बदलते देर नहीं लगती और अगर ख्याल बदला गया ना उनका तो सीधा यहाँ से आपका ये शाही बिस्तर भूखे जानवरों के सामने भी रखवा जा सकता है। डिम्पल की इन बातों को सुनकर मुनव्वर को भी अंदाजा हो चला कि डिम्पल भी अपने पिता से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी मुनव्वर ने जानबूझ के बोला। नहीं नहीं, वो तो बड़े प्यारे इंसान है। डिम्पल सिर्फ इतना बोली। हाँ जी हाँ, कितने प्यारे हैं ये हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है? मुनव्वर ने पूछा। क्या मतलब आपका? डिम्पल पहले काफी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन फिर एकदम से अपनी बात को दिल में ही दबा दिया और सिर्फ इतना ही बोली। काश आपकी बात सच होती। इतना बोलकर डिम्पल वहां उस शाही कमरे से चली गई। CH25 डिम्पल का दर्द। सहद पार अपने सफर की मंजिल की तलाश में मुनव्वर उस ठिकाने तक तो पहुंच चुका था, गर यूं कहा जाए कि करनाराम जी को इंसाफ दिलवाने इंसाफ खान की शाही हवेली के शाही कमरे तक पहुंच चुका था और उससे आगे उसी इंसाफ खान की बेटी डिम्पल के दिल तक पहुंचने का भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। लेकिन डिम्पल के मुंह से अपने ही पिता के लिए कड़वे लफ्जों ने मुनव्वर को भी काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रखा था कि आखिर एक बेटी अपने ही पिता के लिए इतनी कड़वाहट अपने दिल में कैसे रख सकती है। अपने दिल में दबे इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुनव्वर ने दूसरे सोफे पर बैठे राजकुमार से पूछा। यार राजकुमार, एक बात बताना तो। राजकुमार, जो कि असल में एक आत्मा थी और सिर्फ मुनव्वर को नजर आती थी, उसने मुनव्वर की तरफ देखा और पूछा। क्या? मुनव्वर ने राजकुमार की तरफ देखकर उससे पूछा। यार यह डिम्पल ऐसा क्यों बोल कर गई? आखिर इंसाफ खान तो इसके पिता ही है ना? राजकुमार बोला। जी हुकुम, लेकिन पहले ये पता करो कि इंसाफ खान के बच्चे कितने हैं? मुनव्वर ने पूछा। 2 या 3 होंगे और क्या? राजकुमार बोला। नहीं जनाब, इंसाफ खान की 5 बीवियों से 18 औलादें हैं और डिम्पल की मां को भी जबरदस्ती उठा के लाया गया था और उसके परिवार ने जब इस बात का विरोध किया तो उनको जान से मार दिया गया था। तो रिश्ते चाहे बाप बेटी का हो, लेकिन डिम्पल और उसकी मां के दिल में इंसाफ खान के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। मुनव्वर ने कहा। तो फिर इसको तो पूरी आजादी दी हुई है और रहन सहन भी तो शहजादियों वाला ही है। राजकुमार बोला। सिर्फ इसकी मां की जिद की वजह से। वो अपनी बच्ची को अपने हिसाब से जीने देना चाहती है और इसकी पढ़ाई के लिए भी खास तौर पर मौलवी साहब गुरुजी रखा हुआ है। मुनव्वर बोला। फिर तो यह अपने काम आ सकती है। राजकुमार बोला। सिर्फ यही आपके काम आ सकती है हुकुम। तहखाने की चाबी का बंदोबस्त यही करवा सकती है। मुनव्वर ने राजकुमार से पूछा। तो क्या मैं इसको अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूं? राजकुमार बोला। नहीं नहीं जनाब, अभी नहीं। मुनव्वर ने पूछा। राजकुमार यार, लेकिन एक बात है। आखिर हम तो अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमारे चले जाने के बाद मांगीलाल और डिम्पल का क्या होगा? ये हैवान इंसाफ खान तो उनको छोड़ेगा नहीं। राजकुमार बोला। जनाब, हमें इन सब को अपने साथ भारत लेकर चलना चाहिए। मुनव्वर बोला। ये नामुमकिन है यार। तुम्हें तो पता ही है यहाँ की फौज के बारे में। बेचारे सभी मेरा जाएंगे और यहाँ से निकल भी गए तो भारत की फौज इनको जासूस समझकर जेलों में बंद कर देगी। राजकुमार बोला। इसके बारे में आपको सोचना है। मुनव्वर ने पूछा। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ही कोई रास्ता बता। वो अभी यह सवाल पूछ ही पाया था कि इतने में मुनव्वर ने अपने पास किसी को खड़ा महसूस किया। जैसे ही उसने अपने पीछे मुड़ के देखा तो पाया वहां इंसाफ खान खड़ा था। उसने पूछा। किससे बातें कर रहे हो बरखुरदार? मुनव्वर घबराते हुए बोला। किसी से भी नहीं जनाब। इंसाफ खान बोला। तैयार हो जाओ। मुनव्वर को डर लगने लगा। उसको लगा कि शायद अब तो डिम्पल की कही बात सच होने जा रही है। इंसाफ खान के भूखे जानवरों के सामने भेजने के लिए तैयार करने की बात कर रहा है शायद। तो उसने घबराते हुए पूछा। किसके लिए? लेकिन इंसाफ खान हंसते हुए बोला। आपको हम अपनी रियासत के दीदार करवाना चाहते हैं जनाब। जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। उसके बाहर जाते ही मुनव्वर ने राजकुमार से पूछा। आखिर इसके इस तरह अचानक से बदल जाने की वजह तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? राजकुमार बोला। हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि यह क्या चाह रहा है और आपको भी जल्दी पता चल जाएगा।
थोड़ी सी खामोशी के बाद राजकुमार बोला, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ हुकुम। इंसाफ खान को ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ वरना नाराज हो गए तो उसका अंजाम तो आप समझते ही होंगे। वो जैसे ही तैयार होकर बाहर निकला तो बाहर उस कमरे के गेट पर ही डिंपल खड़ी थी। उसने मुनव्वर को देखकर कहा, वाह जी वाह, बड़े सच संवर कर जा रहे हो। हाँ, सही है। हमारे जानवरों को भी लगना चाहिए कि उनको धोया हुआ ताजा खुशबूदार खाना दिया जा रहा है। मुनव्वर ने पूछा, वो ठीक है, लेकिन तुम मेरे कमरे के आसपास ही क्यों मंडरा रही हो? वो बोली, जनाब पहली बात तो तुम नहीं, आप बोलिए। दूसरी बात वो सामने जो कमरा दिख रहा है ना, वो हमारी सल्तनत है और आप हमारी छोटी सी रियासत के दायरे में खड़े हैं। इस गली में सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म चलता है जनाब। मुनव्वर कुछ और बोल पाता, उसने उस कमरे की तरफ देखा तो उसको एहसास हुआ कि हाँ, इसी गली में उसी कमरे के सामने ही तो फर्श पर दोनों टकराए थे। लेकिन वो कुछ बोल पाते इतने में डिंपल बोली, याद है ना, यही तो हमारी मुलाकात का हादसा हुआ था। मुनव्वर ने पूछा, तो आपको अभी तक याद है वो सब? डिंपल बोली, जिंदगी भर नहीं भूल सकती वो हादसा, आपके लज्जते यानी कपकपाते होंठ और आपकी कातिलाना आंखें। मुनव्वर ने पूछना चाहा कि क्या मतलब, लेकिन तभी इतने में मुनव्वर का खास नियुक्त किया हुआ नौकर इमरान मेमन आ गया और बोला, चलिए जनाब, खान साहब आपको याद फरमा रहे हैं। मुनव्वर उसके साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन डिंपल और मुनव्वर की आंखें एक दूसरे की आंखों में थी। राजकुमार भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। वो तीनों उस हवेली की अलग साइड में बने एक खाली मैदान में जा पहुंचे। काफी सारी गाड़ियां खड़ी थीं, अलग अलग अंदाज था सबका, लेकिन थी सभी रेत पर चलने वाली। पक्के रास्ते तो थे नहीं वहां। CH-26 इंसाफ खान की रियासत के दीदार, अनजान देश और अनजान लोग। जहां मुनव्वर गया तो था करनाराम जी को इंसाफ दिलवाने, लेकिन जैसे जैसे उसके सामने मांगीलाल के साथ हो रहे जुल्मों का एहसास हुआ तो उसके दिल में मांगीलाल और उसके परिवार को अपने साथ भारत ले जाने की ख्वाहिश ने घर कर लिया। यहां से वहां तक के सफर में अभी काफी सारे मोड़ आना बाकी थी। जैसा कि इंसाफ खान मुनव्वर को अपनी सल्तनत और शाही ठाट बाट दिखाना चाह रहा था, तो ऐसे में उसने मुनव्वर को इंसाफ खान ने बुलाया था और वो अपने खास नौकर के साथ इंसाफ खान के पास जा रहा था। राजकुमार की आत्मा भी उसके साथ थी। इंसाफ खान ने जैसे ही मुनव्वर को करीब आते देखा तो उसने उसकी तरफ हंसकर देखा और बोला, खुश आमदीद यानी वेलकम मुनव्वर साहब, बड़े हंसी लग रहे हो आप तो। मुनव्वर ने बोला, शुक्रिया। इंसाफ खान ने अपने पास खड़े नौकर से गाड़ी बाहर निकलने का इशारा किया। वहां मैदान में नौकरों की पूरी फौज थी, जो गाड़ियों की देख रेख और साफ सफाई में लगे हुए थे। मुनव्वर को हवेली का ये हिस्सा पहले नहीं बताया गया था। एक बेहतरीन बिना छत वाली खुली सजाई हुई काले रंग की जीप को बाहर निकला गया। आगे ड्राइवर और इंसाफ खान का बॉडीगार्ड था। जीप की पिछली सीट पर काला बड़ा चश्मा पहने इंसाफ खान और उसके पास में मुनव्वर बैठे थे। राजकुमार जीप की सबसे पीछे सईद वाली छोटी सेट पर बैठा था। उस जीप के आगे दो और पीछे एक जीप चल रही थी, जो जीप को गौर हुए चल रही थी। इंसाफ खान को खतरा किसी से नहीं था, लेकिन बस अपनी शाही रसूख दिखने के लिए वो जब भी अपनी हवेली से बाहर निकलता था तो उसके साथ गाड़ियों का काफिला होता था। रेतीली बंजर टीलों वाली जमीन से आगे चलती हुई उनकी गाड़ियों का काफिला काफी खेत खलियानों से होते हुए गुजरा। वो सब दिखाते हुए इंसाफ खान बोला, ये सारे खेत हमारी रियासत में आते हैं। यहां से जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचेगी वहां तक। गाड़ियों का काफिला कुछ गांवों के बीच से होकर गुजरा तो गांव के गरीब बच्चे वो काफिला देखने बाहर निकाले। मुनव्वर ने उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, जनाब आपकी रियासत में लोगों का ऐसा हाल? इंसाफ खान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, इन लोगों को यही औकात है। मुनव्वर बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इंसाफ खान बोला, जब तक यह ऐसे अनपढ़ और गरीब रहेंगे तब तक हमारी सल्तनत कायम रहेगी। इनके हाल अगर सुधर गए तो वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मुनव्वर उसको समझाना चाह रहा था, लेकिन पीछे बैठे राजकुमार ने मुनव्वर को इशारा करते हुए बोला कि कितना भी कोशिश कर लो, ये जाहिल नहीं समझने वाला, तो ऐसे में तुम इससे उलझने की गलती मत करो। उनका काफिला अब रेगिस्तान से निकलकर सरसब्ज और हरी भरी जमीन की तरफ बढ़ चुका था। उस जमीन को दिखाते हुए इंसाफ खान गर्व से बोला, उस रेगिस्तान में हमारे पुरखों की हवेली है, उसी वजह से वहां रहते हैं, वरना हमारे इस शहर में भी कोठी है, शाही कोठी, बड़ी बड़ी इमारतें, मस्जिदें और मदरसे दिखने के बाद इंसाफ खान बोला, शाम ढलने को है, अब हमको वापस हवेली की तरफ चल लेना चाहिए। गाड़ियों के काफिले को वापस नवाकोट की तरफ बढ़ चला। वापस जाते वक्त रास्ते में इंसाफ खान ने मुनव्वर से पूछा, तुम्हारी सगाई या शादी हो चुकी है? मुनव्वर ने बोला, जी नहीं, अभी तक कुंवारा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सफर खामोशी से कटा और उनकी गाड़ियों का काफिला कुछ आगे पहुंचा तो मुनव्वर ने इंसाफ खान से सवाल पूछा, जनाब एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि आप मुझ पर अचानक से इतने मेहरबान क्यों हो गए हो? शाही कमरे में रुकवा रहे हो, अपनी रियासत के दीदार करवा रहे हो। इंसाफ खान ने चश्मा उतर कर उसकी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि मैं इस इलाके में एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। मुनव्वर ने हैरत से पूछा,
कैसी मिसाल जनाब? इंसाफ खान बोला, सभी काफिरों को हम काफी अरसे से समझा रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो हमारी बात मान नहीं रहे। मुनव्वर ने हैरत से इंसाफ खान की तरफ देखा। इंसाफ खान ने अपना चश्मा वापस पहनते हुए कहा, उनको तुम जैसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए। मुनव्वर बोला, मैं कुछ समझा नहीं जनाब, मैं आखिर इसमें क्या कर सकता हूँ? इंसाफ खान बोला, तुम्हारी शादी में अपनी बेटी डिंपल से करवाना चाहता हूँ, इससे सबको ये पैगाम जाएगा कि इंसाफ खान सिर्फ काफिरों से नफरत करता है। मुनव्वर के दिल में खुशी तो थी कि उसकी मोहब्बत जो अभी एक तरफा थी और जो अभी अभी शुरू ही हुई थी वो बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच रही है, लेकिन डर भी था कि कहीं उसके भारत का होने वाला राज न खुल जाए। क्योंकि सगाई की बात करने के लिए तो मुनव्वर को अपने माता पिता, जो पाकिस्तान थे ही नहीं, उनको इंसाफ खान से मिलवाना पड़ेगा। उसके बाद सफर खामोशी से कटा और आकर उसी हवेली में पहुंच गया, जहां से शुरू हुआ था। हवेली पहुंचते ही मुनव्वर राजकुमार को एक खाली जगह लेकर आया और उससे बोला, देखा राजकुमार, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए बोला, हुक्म, हम तो कब का देख चुके हैं, बस आप अभी देख रहे हैं। मुनव्वर ने बोला, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए? राजकुमार ने हैरत से पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? मुनव्वर ने समझाते हुए राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम इन सबको भारत लेकर जाएंगे। मुनव्वर की बात सुनकर राजकुमार जोर जोर से हंसने लग गया और हंसते हंसते बोला, शायद आप पागल हो गए हैं हुक्म। थोड़ी सी खामोशी के बाद मुनव्वर बोला, अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है और हम ऐसा कर सकते हैं। राजकुमार ने पहले तो बोला, छोड़ो ना हुक्म, सारे संसार का ठीक हम तो नहीं ले रखा है ना। मुनव्वर ने थोड़े गुस्से से बोला, तो आपका भी ठीक मैंने नहीं लिया ना, लेकिन इंसानियत के नाते अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आया ना। राजकुमार के पास मुनव्वर की इस बात का कोई जवाब नहीं था, तो उसने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुनव्वर ने उसको समझाते हुए कहा, रास्ते में आते आते मैंने सब कुछ सोच लिया है। इसके लिए हमको ट्रेन हाईजैकिंग करनी पड़ेगी। राजकुमार ने हैरत से कहा, ट्रेन हाईजैकिंग? मुनव्वर अभी अपनी बात को समझाना चाह रहा था कि इतने में उसका खास नौकर आ गया और बोला, जनाब आप किससे बातें कर रहे हैं? मुनव्वर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं तो किसी से भी नहीं। उसके बाद मुनव्वर अपने नौकर के साथ आगे बढ़ चला। किस्मत का एक झटके में बदल जाना भी क्या होता है, यह एहसास भी मुनव्वर को उसी दिन हो गया था, जहां उसके दिन की शुरुआत पाकिस्तान के नवाकोट की हवेली, जहां वो करना राम को इंसाफ दिलवाने आया हुआ था, उस हवेली के एक कमरे में एक गुलाम की तरह हुई थी। उसी मुनव्वर के उसी दिन का अंत उसी महल के शाही कमरे में शाही मेहमानों की तरह हो रही थी। ना सिर्फ शाही मेहमान, बल्कि अब वो हवेली के मालिक इंसाफ खान के दामाद भी होने वाला था। CH27 मुनव्वर और डिंपल की शादी। मतलबी दुनिया में कौन किसके लिए कितना सोचता है। हर इंसान दूसरों की मदद करने से दूर भागते हैं, लेकिन मुनव्वर के साथ ऐसा नहीं था। मुनव्वर, जो कि मुंबई में जन्मा पढ़ा लिखा और जिसका रेगिस्तान के गांवों और खासकर राजस्थान के जैसलमेर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक अनजान डरावने ख्वाब की हकीकत जानने के लिए जैसलमेर आ पहुंचा। वो डरवाना ख्वाब था करना राम जी भील के कटे हुए सर का, जो मुनव्वर से अक्सर मदद मांगता है और इंसाफ दिलवाने की बात करता है। ख्वाब की हकीकत जानना एक बात थी, लेकिन उस ख्वाब के चक्कर में हदें पार करने के साथ साथ मुनव्वर ने तो सरहदें पार कर दी और पाकिस्तान पहुंचा, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यहाँ के एक जालिम जमींदार इंसाफ खान की शाही कोठी तक आ पहुंचा। साथ में थी तो बस एक उम्मीद, वो भी एक आत्मा की, जिसका नाम था राजकुमार। इंसाफ खान की शाही कोठी तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन अब उसने इंसाफ खान की बेटी डिंपल से शादी तक करने की बात तक पहुंच चुकी थी, जिसका जिक्र इंसाफ खान मुनव्वर को अपनी शाही सल्तनत दिखाते वक्त कर चुका था। लेकिन इसके पीछे की वजह किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। जैसा कि मुनव्वर को इंसाफ खान ने अपनी रियासत यानी नवाकोट के दीदार करवाकर उसको जब उसके नियुक्त किए हुए खास नौकर इमरान मेमन के साथ उसके शाही कमरे में जाने का कहा, और जब वो दोनों और उनके साथ राजकुमार उस शाही कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसी कमरे के पास एक बार फिर से मुनव्वर की मुलाकात डिंपल से हो गई। उसको देखकर डिंपल बोली, हैरत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। मुनव्वर बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डिंपल बोली, किसी गुलाम को अगर एक झटके से इस शाही कमरे में मेहमान बनवाया जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो हमारे खूंखार शेरों के हवाले किया जाने वाला है। मुनव्वर बोला, हाँ, सही कहा आपने, मुझे भी एक शेरनी का शिकार बनवाने की तैयारी है। डिंपल ने पूछा, क्या मतलब? मुनव्वर ने डिंपल की आंखों में घूर के देखा और फिर उसके चेहरे को देखकर बोला, नहीं यार, वो शेरनी नहीं, एक प्यारी सी हिरनी है। उसकी आंखें हिरनी जैसी हैं, और हाँ, उसको यह नहीं पता शायद कि जब वो खामोश रहती है तो उसके होंठ दिल के शेप जैसा हो जाता है। और हाँ, एक और बात, डिंपल ने कहा। क्या? मुनव्वर बोला, जब वो हंसती है न, तब उस खूबसूरत हिरनी के गालों में डिंपल भी पड़ता है।
तब जाकर डिम्पल समझी कि मुनव्वर उसकी बात कर रहा है और वो शर्मा कर वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई और मुनव्वर भी अपने नौकर और राजकुमार के साथ अपने कमरे में चला गया। डिम्पल अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि आखिर मुनव्वर के कहने का मतलब क्या है। वो अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उसके पास उसकी खास नौकरानी आए और बोली, बीबी जी आपको रानी साहिबा ने याद फरमाया है। वो दोनों रानी साहिबा यानी डिम्पल के माँ के कमरे की तरफ बढ़ चले। डिम्पल की माँ के कमरे के अंदर जब दोनों दाखिल हुई तो नौकरानी को डिम्पल की माँ ने इशारा करके बाहर जाने को कहा, साथ में खड़ी कुछ और नौकरानियां भी बाहर चली गई। फिर डिम्पल की माँ ने कहा, खान साहब ने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया है। डिम्पल ने अपनी नजरें झुकाकर धीरे से अनजान बनकर पूछा, किससे? डिम्पल की माँ बोली, उन्हीं मुनव्वर हुसैन साहब से, जो हमारे यहाँ शाही मेहमान बने हुए हैं। डिम्पल ने बोला, आपने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। उसकी माँ बोली, ये फैसला खान साहब का है और उनके सभी फैसले हमेशा गलत ही होते हैं। डिम्पल ने जवाब दिया, लेकिन गलती से इस बार उनका फैसला सही हो गया है। डिम्पल की माँ बोली, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। लड़की होने के नाते, वो भी पाकिस्तानी लड़की होने के नाते डिम्पल अपनी माँ से ज्यादा बहस या बात नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ द्वारा दी गई आजादी की वजह से वो कम से कम अपनी माँ से इस बारे में बात तो कर पा रही थी। वैसे भी आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ खान का था। वहां से निकलकर डिम्पल वापस अपने कमरे में आ गई और दिल ही दिल में मुनव्वर के ख्यालों में खो गई। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल की माँ इन्हीं सोचों में गुम थी कि आखिर यह मुनव्वर हुसैन है कौन। इसको कोई अच्छे से जनता तक नहीं है, तो ऐसे में खान साहब ने इस रिश्ते के लिए आखिर हाँ कैसे बोल दिया। माँ बेटी जब अपने अपने ख्यालों में खोए थे, वही इंसाफ खान अपने फैसले के बारे में शान से अपने छोटे भाई को समझा रहा था कि इस फैसले की वजह से वो बड़े बड़े मौलवियों को खुश कर पाएगा और इससे उसका सियासी रुतबा बढ़ जाएगा और उसके सूबे के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो जाएगी। उसके साथ साथ एक मिसाल बना पाएगा कि उसको इंसानों से कोई नफरत नहीं है, उसको नफरत है तो बस उसके लफ्जों में काफिरों से। और अगर कोई वहां उसकी रियासत में अपना धर्म बदलकर इस्लाम को कबूल करता है तो वो उस इंसान को अपनी सर आंखों पर बिठाने को तैयार है। इंसाफ खान के आगे किसी को बहस करने का कोई हक नहीं होता था, लेकिन उसके भाई ने झुककर यह जरूर कहा कि कम से कम इसके परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आखिर वो इंसान कैसा है इसके बारे में सबसे पहले पता लगवाना चाहिए। अब अगर बात की जाए मुनव्वर की, तो वो तो जैसे सातवें आसमां पर था। वो तो वैसे भी भगाकर ही सही, लेकिन डिम्पल को अपने साथ भारत लेकर जाना चाहता था, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाह रहा था। CH-28 इंसाफ खान की झूठी शेखी। एक राज एक ख्वाब की तलाश में सरहद पार दुश्मन का शाही मेहमान बना मुनव्वर, और उसका साथ देने के लिए कोई थी भी तो थी, सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा, जो चाहकर भी मुनव्वर को किसी मुसीबत से बचा नहीं सकती थी। सिर्फ रास्ता बताना अलग बात होती है और मुसीबत के वक्त आगे खड़ा रहकर मुसीबत से बाहर निकालना दूसरी बात होती है। मुनव्वर अब उसी इंसाफ खान का दामाद बनने वाला था जिस इंसाफ खान से वो करनाराम जी को इंसाफ दिलवाने वहां तक पहुंचा हुआ था। खैर, मुनव्वर की जिंदगी की सबसे बड़े बदलाव वाला वो दिन जब उसकी और डिम्पल की सगाई की बात फाइनल हो चुकी थी, वो दिन देखते ही देखते ढलने लगा। रात हुई और एक और सुबह भी हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिन की शुरुआत खुदा और मांगीलाल के साथ सवालों से हुई थी कि उनको इस तरह नौकरों की तरह क्यों रखा जा रहा है, वही उसके उसी दिन का अंत उसी बड़ी हवेली के शाही मेहमान बनने के साथ हुई। ना सिर्फ शाही मेहमान बल्कि इंसाफ खान के होने वाले दामाद के रूप में हुई। दूसरे दिन नाश्ता वगैरह करने के बाद मुनव्वर कमरे से बाहर निकला तो एक बार फिर से उसकी मुलाकात उसी शाही कमरे के दरवाजे पर डिम्पल से हुई। मुनव्वर ने उसको देखकर पूछा, सारा दिन मेरे कमरे के गेट पर ही रहती हो क्या? डिम्पल ने जरा सा मुस्कुराते हुए बोली, परवाह मत करो, कुछ दिनों बाद सारी पूरी जिंदगी तुम्हारे कमरे के अंदर रहने वाली हूँ। मुनव्वर बोला, ओह आए बड़ी कमरे में रहने वाली, कल तक तो जानवरों का खाना बना रही थी। ये बोलते बोलते मुनव्वर डिम्पल के बिल्कुल नजदीक जाकर खड़ा हो गया। उसके इतने पास आने पर डिम्पल बोली, जानवरों का पता नहीं, मैं भी शेरनी ही हूँ, इतना पास मत आओ मेरे वरना तुमको नोच नोच कर खा जाऊंगी। मुनव्वर बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे खा जाओ। डिम्पल के आंखों की चमक और मुस्कान से पड़ रहे उसके गालों के डिम्पल ने मुनव्वर को घायल सा कर दिया। वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ था कि इतने में एक और नौकर मुनव्वर के पास आया और बोला, खान साहब आपको याद फरमा रहे हैं। चलिए। मुनव्वर ने अपने पास खड़े राजकुमार की तरफ देखा और आंखों के इशारे से पूछा, अब ये क्यों याद कर रहा है? राजकुमार ने बोला, मुझे क्या पता, लेकिन अब डर किस बात का, चलकर खुद पूछ लो उनसे। उसके बाद वो दोनों नौकरों के साथ उस हवेली के दरबार की तरफ बढ़ चले। जब वो सब दरबार के अंदर पहुंचे तो मुनव्वर ने देखा कि मांगीलाल और उसके साथ एक और लड़के को बंदी बनाकर दरबार में इंसाफ खान के सामने खड़ा किया हुआ था और इंसाफ खान अपनी शाही सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। उसने मुनव्वर को देखकर उससे पूछा, जनाब आप ही फैसला करो कि अब इस गुस्ताख काफिर को क्या सजा दी जानी चाहिए।
मुनव्वर ने हैरत से पूछा, अब क्या कर दिया मेरे मामा जी ने? इंसाफ खान बोला, कल ही तो हमारे सामने गुस्ताखी करके यहाँ से गया था। और उसके ये औजार देखो, वो भी यह समेटकर नहीं गया, कल से यही बिखरे पड़े हैं। मुनव्वर ने बोला, जनाब माफ कर दीजिए इनको, इतने सालों से यह आपके वफादार रहे हैं, हमेशा आपकी शान में हमको तारीफें सुनाते रहते हैं। इंसाफ खान जैसे उछल सा पड़ा कि उसकी तारीफ हो रही है। उसने पूछा, हमारी तारीफ में क्या फरमाता है ये काफिर? मुनव्वर ने बोला, यही कि आप बड़े बहादुर और जानबाज इंसान हो, आपने अपने सैकड़ों दुश्मनों से अकेले ही मुकाबला किया है। इंसाफ खान बोला, माशा अल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसने यह नहीं बताया कि हम अकेले ही सरहद पार से दुश्मनों का सर कलम करके अपने साथ लाए। मुनव्वर बोला, नहीं खान साहब, सरहद पार वाली कहानी तो मामा जी नहीं सुनाई, आप सुना दीजिए। मुनव्वर का सवाल सुनकर घमंड से इंसाफ खान सीना चौड़ा करते हुए बोला, भारत का एक लुटेरा करना भी अक्सर हमारी हवेली के खजाने को लूटने आया करता था। उसने एक रात मेरे अब्बा को मेरी आंखों के सामने मार गिराया था, तब मैंने भी ठान ली थी कि उससे अपने अब्बा की मौत का बदला लूंगा। मुनव्वर ने पूछा, जनाब फिर आपने क्या किया? इंसाफ खान बोला, मैं अकेला ही सरहद पार गया और उस डाकू को पकड़कर एक ही झटके में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और उस गर्दन को मैं अपने साथ हवेली लेकर आया। मुनव्वर के पास खड़ा राजकुमार बड़बड़ाया, साला एक नंबर का झूठा, पूरी फौज लेकर आया था भारत और बेचारे करनाराम जी पर अकेले में धोखे से पीछे से हमला किया था, वरना वो शेर किसी के बस में आने वाला ही नहीं था। मुनव्वर को तो उन्हीं करनाराम जी भील का सर वापस लाना था, तो उसने राजकुमार की बात को अनसुना करते हुए इंसाफ खान की चापलूसी भरे अंदाज में बोला, वाह जनाब वाह, लेकिन फिर उसके सर का आपने क्या किया? इंसाफ खान बोला, हमारे शाही खजाने के साथ आज भी वो सर हमारे पास महफूज यानी सलामत पड़ा हुआ है। उसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए उसने मुनव्वर से पूछा, क्या हमारे नौकरों ने तुमको उस सर का दीदार नहीं करवाया? मुनव्वर ने तहजीब से झुककर बोला, जी नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं देखा। इंसाफ खान ने खास तौर पर मुनव्वर की सेवा में नियुक्त किए हुए नौकर इमरान मेमन की तरफ देखा और बोला, इमरान, जाओ हुसैन साहब को वो सर दिखा कर आओ, ताकि इन्हें हमारी बहादुरी का एहसास हो जाए। आखिर ये हमारे होने वाले दामाद हैं और इनको हमारे बारे में सब कुछ मालूम होना ही चाहिए। उसके बाद मुनव्वर और राजकुमार दोनों इमरान के पीछे पीछे उस हवेली के खजाने वाले तह खाने की तरफ बढ़ चले। CH-29 करनाराम जी के सर के दीदार। वक्त की करवट भी देखे, देखते ही देखते मुनव्वर सरहद पार एक अनजान शख्स करना जी को इंसाफ दिलवाने के लिए पहुंच चुका था। और देखते ही देखते मुनव्वर करनाराम के सर के दीदार भी करना चाह रहा था, जिसकी फरमाइश उसने नवाकोट की हवेली के मालिक और जमींदार इंसाफ खान से कर दी थी। और इंसाफ खान ने भी अपनी शेखी बढ़ने के लिए अपने खास नौकर इमरान खान को आदेश दे दिया था कि मुनव्वर को उस सर के दीदार करवा दिया जाए। मुनव्वर और राजकुमार उस खास नौकर के पीछे पीछे चल पड़े और एक बड़ी खजाने वाली बिल्डिंग के पास आन पहुंचे। उस खजाने वाली बिल्डिंग के चारों तरफ हथियार लिए सिपाहियों के काड़ा पहरा था। उस इमारत के गेट पर खड़े सिपाही से इमरान ने कहा, खान साहब ने इन्हें शाही खजाने के दीदार करवाने का हुक्म सुनाया है। उस सिपाही ने गेट पर लगा बड़ा सा ताला खोला और फिर उस गेट के अंदर एक और दरवाजा था जो बड़ी सी तिजोरी की तरह दिखने वाला था। उसको भी उस सिपाही ने खोला और इमरान और मुनव्वर को इशारा करते हुए अंदर जाने का बोला और खुद बाहर जाकर गेट पर खड़ा हो गया। उनके साथ राजकुमार भी था, जो मुनव्वर के सिवाय किसी को नजर नहीं आता था। हवेली की वो इमारत काफी बड़ी थी और अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन इमारत के खुले गेट से आने वाली रोशनी कमरे में जगमगा रही थी और पूरे कमरे को सुनहरी रोशनी से रोशन कर रही थी। इमरान ने आगे जाकर जैसे ही लाइट का बटन दबाया तो मुनव्वर देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। पूरा कमरा सोने चांदी के जेवरातों और पुराने सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सामने बड़ी बड़ी खुली अलमारियों में पैसे भरे हुए थे। पैसों, जेवरातों और सोने चांदी से भरे हुए उस खजाने के अंदर से गुजरते हुए वो सभी एक गैलरी में आ पहुंचे, जिसके आगे से एक सीधी उस इमारत के तहखाने यानी अंडरग्राउंड के अंदर तक जा रही थी। उस तहखाने के अंदर सभी पुराने जमाने के कीमती सामान रखे हुए थे। उस तहखाने के अंदर एक और रास्ता था, जिसकी तरफ उंगली करते हुए मुनव्वर ने इमरान मेमन से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? इमरान बोला, ये गुफा है, जहां से खान साहब के पुरखे यानी पूर्वज सरहद पार यानी हिंदुस्तान आया जाया करते थे। इस तहखाने के दूसरे सिरे का पता नहीं कहाँ खुलता है। अंदर जाने की किसी ने भी कभी कोई कोशिश नहीं की। मुनव्वर ने इमरान से पूछा, कहाँ है वो सर? इमरान ने उन पुराने कीमती चीजों के बीच से एक लकड़ी का बक्सा निकला, जिसके दो तरफ कांच लगा हुआ था और कांच के अंदर से करनाराम जी का सर साफ साफ नजर आ रहा था, जो बिल्कुल सही सलामत था। बड़ी बड़ी मूंछें और शेर जैसी खतरनाक आंखें और खुले मुंह के अंदर से शेरों जैसे दंत। मुनव्वर को हैरत हुई कि इतने सालों बाद भी वो सर बिल्कुल सही सलामत कैसे पड़ा है। शक्ल से भी डर लग रहा था, जैसे अभी उस कांच के बक्से से निकलकर हमला कर देंगे। तो मुनव्वर ने इमरान से पूछा, ये सर आज भी इतने सालों बाद भी सही सलामत कैसे पड़ा है? इमरान बोला,
इस सर को एक खास तरह के केमिकल से भरे हुए पूरी तरह से महफूज बक्से में रखा हुआ है, उसी वजह से यह सर आज भी सही सलामत है। मुनव्वर ने वो सर वाला बक्सा अपने हाथों में लिया तो पास में खड़ी राजकुमार की आत्मा बोली, ले चलो मुनव्वर इस सर को, फिर से ऐसा शानदार मौका नहीं मिलेगा। इस गुफा से सही सलामत निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। वादा रहा। मुनव्वर ने वो बक्सा वापस इमरान के हाथों में दे दिया और उस बक्से को वापस अपनी जगह पर रखकर वो सभी वापस उस इमारत से बाहर निकल चले। लेकिन राजकुमार मुनव्वर की इस बात से नाखुश था, उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे हाथ में आए इस शानदार मौके को मुनव्वर ने जाने दिया। फिर उस तहखाने से इंसाफ खान के दरबार में आ पहुंचा मुनव्वर और मुनव्वर का वो खास नौकर इमरान मेमन। इंसाफ खान अपने कुछ कर्मचारियों से बातें कर रहा था। वो अभी भी उसी शाही कुर्सी पर बैठा हुआ था और अब मुनव्वर ने देखा कि मांगीलाल और उसका नया सहकर्मी लकड़ी की उस खिड़की का शीशा बदल रहा था। मुनव्वर को देखकर मांगीलाल ने उसकी जान बचाने के लिए उससे धीरे से शुक्रिया कहा। इंसाफ खान के सामने खड़े होकर उसने इंसाफ खान की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया, जिनको सुनकर इंसाफ खान खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसके बाद मुनव्वर ने इंसाफ खान से कहा, गुस्ताखी यानी गलती माफ हो जनाब, तो एक गुजारिश यानी आग्रह और करना चाहूंगा। इंसाफ खान बोला, गुजारिश नहीं, अब आप हुक्म देना सीख जाइए, अब आप भी हमारी इस रियासत का हिस्सा हो। मुनव्वर ने इंसाफ खान के सामने मुस्कुरा दिया तो इंसाफ खान बोला, उद्धरण चिन्ह फरमाए, क्या कहना चाह रहे हो आप? मुनव्वर बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे मामा जी और उनके साथी भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। इंसाफ खान गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं, जब तक ये काफिर अपना धर्म नहीं बदल देता तब तक ये हमारी शाही मेहमान नवाजी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुनव्वर बोला, मुझे वक्त दीजिए जनाब, मैं इनको आपकी बात मनवाने के लिए तैयार कर दूंगा। इंसाफ खान बोला, ठीक है, लेकिन इनको आपके साथ शाही कमरे में नहीं रुकवा सकते। लेकिन वजह रहा कि इन दोनों को वही सब शाही शानो शौकत से नवाजा जाएगा जो आपको दिया जा रहा है। उसके बाद इंसाफ खान ने अपने नौकरों को आदेश देते हुए बोला, अभी से उस काफिर के कमरे में शाही बिस्तर और सोफे लगवा दिए जाए और हमारे बर्तनों में ही खाना खिलाया जाए, जो जैसे ये खाना चाहे। उसके बाद इंसाफ खान मुनव्वर से बोला, अब आप जाकर आराम कीजिए। मुनव्वर, उसका नियुक्त किया हुआ नौकर इमरान और राजकुमार वापस अपने कमरे में आ गए। जहां पहुंचते ही राजकुमार की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखा तो उसने अपने नौकर से बाहर जाने का आदेश दिया ताकि वो आराम कर सके। नौकर के बाहर जाते ही राजकुमार जैसे भड़क उठा। उसने गुस्से से कहा, कितना अच्छा मौका था, सब खराब कर दिया तुमने। मैंने बोला था कि यहाँ से तुमको बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी, फिर भी तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मुनव्वर बोला, अच्छा, तो मांगीलाल और उसके परिवार का क्या होता फिर? तुमको सिर्फ अपनी पड़ी है, लेकिन उनके एहसान में नहीं भूल सकता। ये बात सुनकर राजकुमार का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन इतने में उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही अपने पीछे मुड़ के देखा तो पाया वहां डिम्पल थी। उसको देखकर मुनव्वर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहाँ कब आई? तुमने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? CH30 करणाराम जी का बॉलीवुड कनेक्शन। मुनव्वर जिस मकसद से नवाकोट पाकिस्तान की शाही हवेली तक पहुंचा था, उस मकसद को पूरा करने के वो बहुत करीब था। यहाँ तक कि जिस करणाराम जी भील के सर को वो लेने सरहद पार अपनी जान हथेली पर रख कर गया था, वो सर भी एक बार तो मुनव्वर के हाथों में था, लेकिन उसने मांगीलाल और उसके परिवार की सलामती के लिए वो सर वापस अपनी जगह पर रख दिया था। मुनव्वर अपने साथी यानी राजकुमार की आत्मा से बातें कर रहा था और इत्तेफाक से डिम्पल एकदम से वहां पहुंच चुकी थी। मुनव्वर को दिल ही दिल में डर लगने लगा था कि कहीं डिम्पल ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। तो उसने सवाल पूछा था कि कहीं उसने सारी बातें सुन तो नहीं ली। तो इस पर डिम्पल ने जवाब दिया, जब आप किसी के एहसान नहीं भूलने की आप बात कर रहे थे, वैसे किसके और कैसे एहसान? मुनव्वर बोला, तुम्हारे अब्बा के, जिन्होंने मुझे तुम्हारे जैसे कीमती हीरा दे दिया। मुनव्वर की तारीफ सुनकर डिम्पल ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक दिया। मुनव्वर ने उसको बाहों में भर दिया। उसने एक झटके से चेहरे से हाथ हटाकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। फिर एकदम से डिम्पल ने नजरें झुका दी और मुनव्वर ने उसके होंठों को चूम लिया। डिम्पल पत्थर की मूरत बनकर वहां खामोश खड़ी रह गई। जब मुनव्वर उससे थोड़ा सा दूर हटा तब भी वो बुत बन के ही खड़ी रही और फिर वो अपने कमरे में आ गई। होश उसके उड़े हुए से थे। उसकी सहेली ने पूछा भी क्या हुआ, तब भी वो खामोश ही रही। वही मुनव्वर का भी हाल वही था, वो भी डिम्पल की चाहत में खोया खोया सा था। राजकुमार काफी देर से कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसके कानों पर जैसे कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। प्यार जो अभी शुरू ही हुआ था, कच्चा पक्का सा था, लेकिन अब वही प्यार अपनी परवान चढ़ने लगा था। दोनों के दिलो दिमाग में एक दूसरे के ख्याल आने लगे। दूर रहकर भी एक दूसरे का चेहरा ही दोनों की आंखों में रहने लगा। वक्त गुजरा, दिन ढलने को आया तो मुनव्वर मांगीलाल से मिलने उनके कमरे में गया। मुनव्वर के साथ हर वक्त उनका नियुक्त किया हुआ खास नौकर इमरान रहता था, तो उन दोनों के साथ राजकुमार भी था।
मांगीलाल अभी अपने कमरे में आया था। मुनव्वर को खुशी हुई कि मांगीलाल के कमरे की शक्ल वो सूरत अब बेहतर थी। अच्छा खासा बिस्तर लगवा दिया गया था और उसको खाना भी शाही बर्तनों में दिया जाने लगा। मुनव्वर ने इमरान और मांगीलाल के सहकर्मी से बाहर जाने को कहा। वो दोनों जब बाहर चले गए तो मुनव्वर ने मांगीलाल से कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को भी अपने साथ भारत लेकर जाऊं। मांगीलाल बोला, नहीं, मैं अपना वतन नहीं छोड़ सकता। मुनव्वर बोला, क्या करोगे यहां रहकर? अगर मैं करना राम जी का सर लेकर अकेले भारत चला गया तो यह इंसाफ खान तुम्हें छोड़ देगा क्या? मांगीलाल फिर भी ना नुक्कड़ करने लगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से मुनव्वर ने मांगीलाल को राजी कर दिया अपनी बात पर। लेकिन मांगीलाल को भारत में अपने भविष्य की चिंता थी, तो उसकी भी जिम्मेदारी मुनव्वर ने अपने सर ले ली। भारत में उसकी नागरिकता दिलवाने और वहां उसे कोई परेशानी ना आने देने की जिम्मेदारी भी मुनव्वर ने ली। लेकिन मांगीलाल ने मुनव्वर से वक्त मांगा ताकि वो अपने गांव जाकर भारत जाने की तैयारी कर सके। पूर्वजों की जमीन जायदाद थी जो भी उसे अपने किसी रिश्तेदार के नाम करवानी थी ताकि उस पर कोई कब्जा न कर ले। बात थी उस जमीन पर लिए हुए इंसाफ खान से कर्जे की। उसको भाई कर्ज मुक्त करवाने की भी जिम्मेदारी मुनव्वर ने ली। उसके बाद उन्होंने वहां खाना खाया और उसके बाद मुनव्वर और उसके साथ उसके लिए नियुक्त किए हुए एक खास नौकर इमरान अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर राजकुमार की आत्मा ने बेसाख्ता यानी एकदम से बोला, हुक्म। हमारे करना जी बॉलीवुड तक फेमस थे। बॉलीवुड का नाम सुनते ही मुनव्वर ने पूछा, वो कैसे भला? राजकुमार बोला, हुक्म। करना राम जी अपने दौर के काफी मशहूर शख्सियतों में से एक थे। उनसे मिलने और राजस्थान के बारे में जानने दूर दूर से बड़े बड़े लोग आया करते थे। अपने दौर के वो फेमस टूरिस्ट गाइड भी थे। काफी कुछ तो मुनव्वर को पहले से पता था, लेकिन करना राम जी के बॉलीवुड कनेक्शन ने काफी हैरत में डाल दिया मुनव्वर को। तो उसने हैरत से कहा, हाँ, उनके बारे में पता है मुझे कि टूरिस्ट गाइड थे और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी थे, लेकिन बॉलीवुड का बताओ ना। उनके बॉलीवुड कनेक्शन के बारे में बताओ मुझे। राजकुमार ने समझाते हुए कहा, वही तो बता रहा हूं ना, थोड़ी सी तो शांति रखो हुक्म। थोड़ी सी खामोशी के बाद राजकुमार ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, एक बार एक फिल्म की शूटिंग के लिए चेतन आनंद साहब नवकेतन फिल्म्स के मालिक और उनके बेटे केतन आनंद जी जैसलमेर आए थे किसी फिल्म के सिलसिले में। वहां जब केतन आनंद जी को करना राम जी के बारे में सुना तो उन्होंने करना राम जी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और करना राम जी भी उनसे मिलने उनकी होटल पहुंच गए थे। वहां करना राम ने केतन आनंद जी के लिए नर वादन किया और उनके नर वादन को सुनकर केतन आनंद जी काफी खुश हुई। करना राम जी ने केतन आनंद जी को भी नर वादन सिखाया। उसके बाद करना राम जी शख्सियत से काफी खुश होकर केतन आनंद जी ने करना राम को फिल्मों में आने की बात कही और वहीं पर ही उनको अपनी अगली फिल्म रेगिस्तान के लिए करना राम को सिग्न कर दिया। लेकिन अफसोस वो फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ एक फिल्मों में हल्के फुल्के रोल किए हैं। करना राम जी के इस छुपे हुए पहलू ने मुनव्वर को करना राम जी का फैन बना दिया। एक और हैरत भरी हकीकत के साथ पाकिस्तान में मुनव्वर का एक और दिन भी अपने अंत तक आ पहुंचा। बहरहाल मुनव्वर की वो रात काफी हद तक करना राम जी की शख्सियत को समझने और इस बात के साथ साथ डिंपल के ख्यालों में गुजर गई और वहीं दूसरी तरफ डिंपल भी बस अब मुनव्वर के ही ख्यालों में रहने लगी। CH-31 मांगीलाल के पुरखों की जमीन की आजादी। मंजिल के करीब पहुंचकर भी उससे एक कदम दूर हट जाना ये निशानी ही होती है मंजिल के काफी दूर जाने की। ऐसा ही तो किया था मुनव्वर ने भी, जो जिस मकसद से सरहद पार गया था करना राम जी का सर हासिल करने। करना राम जी का वही सर एक बार तो मुनव्वर के हाथों तक में आ गया था। राजकुमार ने भी समझाया था कि वो हर हाल में उसे महफूज बाहर निकाल देगा, लेकिन मुनव्वर ने फिक्र थी तो मांगीलाल और उसके परिवार की और उसके जहन में इंसाफ खान जैसे जालिम जमींदार से नवाकोट के लोगों और खास तौर पर हिंदू परिवारों को मुक्ति दिलाना। मुनव्वर के पिछले दिन की सुबह डिंपल के जिंदगी में आने की खुशी से शुरू हुए और करना राम जी के बॉलीवुड कनेक्शन पे खत्म हुए दिन और उसके अगले दिन की सुबह मुनव्वर के कानों में किसी की खूबसूरत आवाज सुनाई दी। मुनव्वर ने आंखें खोली तो पाया कि डिंपल चाय का कप हाथों में लिए उसको आवाज दे रही थी। मुनव्वर ने आंखें मसलते हुए हैरत से पूछा, तुम? डिंपल बोली, तो और कौन होगा? वैसे आदत डाल दो मेरी। मुनव्वर बोला, तुम तो कब की आदत बन चुकी हो मेरी। डिंपल हंसने लगी। फिर मुनव्वर ने डिंपल का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए पूछा, तुम अपने इस रिश्ते से खुश तो हो ना? डिंपल ने नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, बहुत। मैंने तो पहली नजर में ही आपको पसंद कर दिया था। मुनव्वर ने उसको अपनी बाहों में भर दिया। डिंपल ने भी इस बार खुद को छुड़वाने की कोशिश नहीं की। मोहब्बत नजरों से होती हुई दिल में घर करने लगी। मांगीलाल के दिल में सवाल था कि कब आएगा मुनव्वर और कब वो उसको अपने खेत के कागजात वापस दिलवाएगा ताकि वो भारत जाने की तैयारी कर सके। वक्त गुजरने लगा, दोपहर होने को आए तब जाकर मुनव्वर के दरबार में आने की आहट हुई। मांगीलाल ने उसकी तरफ देखकर इशारे से पूछा, इतनी देर? मुनव्वर ने हाथों का इशारा करके सब्र करने का बोला। उसके बाद मुनव्वर दरबार की शाही कुर्सी की तरफ बढ़ा जहां इंसाफ खान बैठा अपने किसी कर्मचारी से कोई बात कर रहा था। इतने में जैसे ही इंसाफ खान की नजर मुनव्वर पर पड़ी उसने बोला, आइए जनाब।
कैसे हैं आप? मुनव्वर ने बोला। ठीक हूँ खान साहब। उसके बाद मुनव्वर ने बोला, जनाब मुझे आपसे कुछ मांगना है, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? इंसाफ खान बोला, आपकी एक नहीं, 100 बातें मानी जाएंगी, आप हुक्म करो। मुनव्वर ने बोला, जनाब क्या आप मेरी गुजारिश मानते हुए मांगीलाल की जमीन पर लिया हुआ कर्जा माफ कर सकते हो? इंसाफ खान के चेहरे का रंग बदलने लगा, चेहरे से साफ था कि वो इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं था, लेकिन वो मुनव्वर को साफ साफ इनकार नहीं कर सकता था, तो उसने बोला, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या फायदा? मुनव्वर बोला, जनाब आप अगर उसको खुश रखोगे तभी तो मैं उसको अपना धर्म बदलवाने में इनको राजी कर पाऊंगा ना। अगर यह राजी हो गए तो समझ लीजिए इनके पीछे कितने और हिंदू भी अपना धर्म बदल देंगे। उसके अलावा वो मेरी शादी भी तो आपकी नवासी डिम्पल से करवा रहे हैं ना। थोड़ी सी नानुका के बाद इंसाफ खान ने अपने दरबार में खड़े नौकर से कहा कि वो जल्दी से जल्दी मांगीलाल की जमीन के सारे कागजात उनकी हवेली में बने हुए उनके ऑफिस से लेकर आ जाए। नौकर के दरबार से जाते ही मुनव्वर ने एक और आग्रह करते हुए कहा, जनाब एक और गुजारिश है। इंसाफ खान थोड़ा हल्का सा झल्लाते हुए बोला, अब और क्या चाहिए? मुनव्वर बोला, डिम्पल और मेरी सगाई की तैयारियों के लिए मेरे मामा मांगीलाल को इजाजत दीजिए। थोड़ी सी और नानुका के बाद इंसाफ खान बोला, ठीक है लेकिन आपको हम नहीं जाने देंगे। मुनव्वर धीरे से दिल में बोला, वैसे भी करना राम को इंसाफ दिलाए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। इंसाफ खान बोला, जनाब जरा जोर से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? मुनव्वर बोला, जनाब मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप बेफिक्र रहिए। इंसाफ खान बोला, ठीक है। इतने में दरबार का नौकर मांगीलाल की जमीन के वो कागजात लेकर आ गया और लाकर इंसाफ खान के सामने झुकते हुए इज्जत से उनको दिए। इंसाफ खान ने नौकर से इशारा किया कि वो मांगीलाल को बुलाए। नौकर ने आवाज लगाई, अरे ओ काफिर, इधर आओ, खान साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मांगीलाल हाथ जोड़े सर झुकाए आकर इंसाफ खान के सामने खड़ा हो गया। इंसाफ खान ने वो कागज अपने नौकर के हाथों में देकर मांगीलाल को देने का इशारा किया। नौकर ने वो कागज लेकर शाही कुर्सी से आगे बनी सीढ़ी उतरकर जमीन के कागजों वाली वो फाइल मांगीलाल को दे दी। उसके बाद इंसाफ खान बोला, जा मजे कर काफिर, आज से तुम्हारा सारा कर्जा माफ हुआ। मांगीलाल की आंखें खुशी से भर आई। मांगीलाल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जैसे आसमान में उड़ने लगा। जो नामुमकिन सा था वो आज मुमकिन हो गया। मांगीलाल के पुरखों की वो जमीन जो सालों से इंसाफ खान के पास पड़ी थी, उसके कर्जे का बोझ इतना था कि वो इस जिंदगी में कभी आजाद नहीं हो पाता, तो उसने पास में खड़े मुनव्वर को हाथ जोड़कर शुक्रिया बोला और इंसाफ खान के सामने भी हाथ जोड़कर झुककर शुक्रिया बोला। इंसाफ खान बोला, शुक्रिया मुझे नहीं, अपने भांजे को बोलो और सीखो इससे कुछ तुम भी। मुनव्वर ने मुस्कुराते बोला, गुस्ताखी माफ खान साहब, मेरे मामू को थोड़े से पैसे भी दे दीजिए। इंसाफ खान हंसते हुए बोला, जनाब मुनव्वर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी फरमाइशों की फहरिस्त यानी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है? मुनव्वर बोला, जनाब मेरी सगाई में मेरे मामा जी क्या इन फटे पुराने कपड़ों में शामिल होंगे? इंसाफ खान बोला, हाँ बात तो आपकी सही है। उसके बाद इंसाफ खान ने दूसरे एक नौकर से बोला, जाओ इनके साथ जाओ और इनको जिस किसी चीज की भी जरूरत हो या जितने भी पैसों की जरूरत हो दे दीजिए। हमारा शाही खजाना खोल दिया जाए इनके लिए। वो नौकर इंसाफ खान के सामने सर झुका के मांगीलाल को साथ चलने का बोला और दोनों दरबार से चले गए। फिर इंसाफ खान बोला, तो बताइए डिम्पल की और आपकी सगाई की रस्में कब अदा की जाएं? मुनव्वर ने सोचा कि अब घुमा फिरा कर यह उसके पापा मम्मी को बुलाने की बात करेगा, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। तो उसने बोला, मामा जी के वापस आते ही। लेकिन जनाब, इंसाफ खान बोला, लेकिन क्या? मुनव्वर बोला, मेरे अब्बू अम्मी फिलहाल सगाई में नहीं आ सकते, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे खुद को जाकर उनको लेकर आना पड़ेगा। इंसाफ खान मुनव्वर को भेजने वाली बात के लिए राजी नहीं था, तो उसने मुनव्वर ने ही उसकी इस परेशानी का हल बताते हुए कहा, जनाब मेरे मामू ही मेरे लिए अब्बू अम्मी के बराबर हैं, तो मेहरबानी करके उन्हीं के सामने सगाई की रस्में अदा कर दी जाएं। बाकी शादी के वक्त अब्बू अम्मी को मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा। इस बात पर इंसाफ खान राजी हो गया। CH32 डिम्पल और मुनव्वर की सगाई की तैयारियां और नया डर। वक्त और हालात इंसान की मंजिल का रास्ता बदल देते हैं। कुछ अरसा पहले जो मुनव्वर जोधपुर राजस्थान की पक्की सड़कों की खाक छान रहा था, वही मुनव्वर अब सरहद पार पाकिस्तान के नवाकोट गांव की गलियों तक आ पहुंचा, वो भी बिना पासपोर्ट के। मकसद था तो करनाराम भील को इंसाफ दिलाना, जिसका सर नवाकोट पाकिस्तान के खूंखार जमींदार इंसाफ खान की शाही हवेली के तहखाने में बंद था। ये किस्मत ही तो थी जो उसकी सगाई भी इंसाफ खान की बेटी डिम्पल से होने ही वाली थी और तैयारी थी तो शादी की। लेकिन मुनव्वर तो वापस भारत अपने परिवार के पास जाना चाह रहा था। ऐसे में उसने फैसला कर रखा था कि वो डिम्पल को और मांगीलाल के परिवार को अपने साथ भारत लेकर जाएगा, और उसके लिए माहौल बनाने के लिए सबसे पहले मुनव्वर ने मांगीलाल की बरसों पुरानी पुश्तैनी जमीन को इंसाफ खान से छुड़वा दिया था।
अब दिक्कत ये आ गई थी कि इंसाफ खान चाह रहा था कि डिंपल और मुनव्वर की शादी जल्द से जल्दी करवाई जाए और उसके लिए उसकी ख्वाहिश थी कि मुनव्वर अपने माता पिता को शादी और सगाई की रस्मों में बुला ले, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। मुनव्वर का परिवार तो भारत में था, तो ऐसे में उसने इंसाफ खान को इस बात के लिए मना लिया कि वो उनकी सगाई की रस्में करवा दे और शादी के वक्त मुनव्वर कैसे भी करके अपने माता पिता को लेकर आ जाएगा। थोड़ी बहुत इंसाफ खान से और बातें करने के बाद मुनव्वर वापस दरबार में ही काम कर रहे मांगीलाल के सहकर्मी विक्रम को इशारा किया कि वो जल्दी से अपना काम पूरा करके अपने लकड़ी के औजार समेट ले। विक्रम अभी औजार समेट ही रहा था कि इतने में मांगीलाल भी आ गया और मुनव्वर ने उसको बोला, मामू आप जल्दी से अपने सारी तैयारियां करके वापस आ जाइए। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि इतने में इंसाफ खान भी आकर उनके पास खड़ा हो गया और उसने मांगीलाल से बोला, मामू जान बताइए कब करवा रहे हो आप बच्चों की सगाई। मांगीलाल ने पहली बार इंसाफ खान के मुंह से उसके लिए काफिर के सिवाय कोई लफ्ज सुना था तो वो खुश हो गया, तो उसने बोला, जब भी आप हुकुम फरमाए। इंसाफ खान बोला, आज से 10 दिनों बाद। मांगीलाल बोला, ठीक है हुकुम। इतना बोलकर इंसाफ खान वहां से चला गया और मांगीलाल भी अपने सहकर्मी को लेकर गांव के लिए उस हवेली से चला गया और मुनव्वर भी अपने कमरे में आ गया। इंसाफ खान की हवेली में तैयारियां थी मुनव्वर और डिंपल की सगाई की और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने की, जिसकी तैयारी के लिए मांगीलाल को मुनव्वर उसके घर भेज चुका था और उसकी जमीन को भी इंसाफ खान से मुक्त करवा दिया था। पाकिस्तान में एक और दिन की सुबह के वक्त बाकी दिनों की तरह डिंपल मुनव्वर के लिए चाय का कप लेकर उसके कमरे में गई, उसको आवाज देकर जगाया। मुनव्वर ने चाय का कप लेकर पास पड़ी टेबल पर रखा और उसको गले से लगा लिया। गले लगते ही मुनव्वर ने उससे पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो? डिंपल बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मुनव्वर ने पूछा, कितना प्यार करती हो? डिंपल ने कहा, जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुनव्वर ने पूछा, चल झूठी, मुझसे ज्यादा प्यार तो तुम अपने अब्बू से करती हो। डिंपल बोली, अरे नहीं, उनसे भला कोई क्यों प्यार करेगा? वो तो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। उनकी नजर में किसी रिश्ते की कोई कीमत ही नहीं है। वो अभी कुछ और पूछ पाता, इतने में उस कमरे के अंदर आने की किसी के कदमों की आहट हुई। डिंपल एक झटके से ऊपर उठी, वो अपने कपड़े ठीक करने लगी। मुनव्वर ने मुड़कर देखा तो वहां उसका खास नौकर इमरान खड़ा था। डिंपल उसको देखकर दुपट्टे को होठों से दबाए वहां से भागकर चली गई। इमरान नाश्ता लेकर आया था जो उसने टेबल पर पहले ही रख दिया था। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद इमरान कमरे से चला गया। तब मुनव्वर ने राजकुमार से पूछा, यार राजकुमार, एक बात समझ में नहीं आ रही है। राजकुमार ने पूछा, कौन सी बात हुकुम? मुनव्वर ने सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है डिंपल सच बोल रही है या झूठ? राजकुमार ने पूछा, कैसा सच? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ हुकुम। मुनव्वर ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, यही कि वो सच में अपने अब्बू से नफरत करती है, या मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगा कि उसकी बातों में उसके अपने पिता के लिए नफरत झलक रही थी? राजकुमार ने बोला, नहीं हुकुम, वो और उसकी माँ दोनों ही इंसाफ खान से नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में सच्चाई का पता लगाकर शाम तक बता दूंगा। मुनव्वर ने एक और सवाल पूछा, तो का या मुझे अपने सारे प्लान डिंपल को बता देने चाहिए? राजकुमार बोला, शाम तक रुक जाओ हुकुम, शाम तक मैं सारी हकीकत पता लगाकर आपको बता दूंगा। अभी वो राजकुमार से बातें कर ही रहा था कि इतने में एक नौकर कमरे के अंदर आया और बोला, जनाब हुसैन साहब, खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुनव्वर अपनी जगह से ऊपर उठा और बोला, चलिए। नौकर बोला, जनाब खान साहब खुद यहाँ आकर आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुनव्वर अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, ठीक है। वो नौकर वहां से चला गया और कुछ देर के बाद इंसाफ खान अपने उन्हीं खास नौकरों और अपने बॉडीगार्ड के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। मुनव्वर अपनी जगह से उठा और वो दोनों उस कमरे की एक साइड में लगे सोफों पर बैठ गए। बैठते ही इंसाफ खान बोला, हुसैन साहब, आज से ठीक 15 दिन बाद हम आपकी और हमारी नवासी यानी बेटी डिंपल की सगाई की रस्म अदायगी के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया है। मुनव्वर ने उसकी हाँ में हाँ तो मिला दी, लेकिन फिर डर लगने लगा कि अगर बड़ा सा कोई आयोजन किया गया तो लोग भी काफी आएंगे, ऐसे में कहीं कोई मुनव्वर को पहचान ना ले कि वो मांगीलाल का भांजा नहीं है। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि इतने में मुनव्वर की मुश्किलें बढ़ाते हुए इंसाफ खान बोला, जनाब आपके इस रिश्ते की वजह से पता है हमारी अपने बड़े बेटे बख्तियार से सालों पुरानी दुश्मनी भी खत्म होगी। वो भी आकर अपने हाथों से अपनी छोटी बहन डिंपल और आपकी सगाई की रस्में अदा करेगा। इंसाफ खान की इस बात ने मुनव्वर को पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि यह वही बख्तियार था जिसको मुनव्वर ने अपनी पहली ही मुलाकात में मुनव्वर ने उसी मांगीलाल के घर पीटा था, जिस मांगीलाल को मुनव्वर अपना मामा कह रहा था। मुनव्वर ने डरी घबराए हुई जुबान से पूछा, कब आना हो रहा है बख्तियार साहब का? इंसाफ खान बोला, अभी वो लाहौर गए हुए हैं, लेकिन 5 दिनों बाद वो सीधा हमारी हवेली पहुंच जाएंगे। ये बोलकर इंसाफ खान तो वहां से चला गया, लेकिन अब वो अपने पीछे छोड़ गया मुनव्वर के लिए परेशानी।
पाकिस्तान आए हुए उसको 1 महीने से ऊपर हो चला था और पहली बार अब उसको पकड़े जाने का डर था। CH-33 एक और अनजाना सा डर। आगाज अगर सही से किया जाए तो हर चीज का अंजाम भी बेहतरीन ही होता है। ऐसे में करनाराम के सर की तलाश भी मुनव्वर को पाकिस्तान के नवाकोट तक लेकर आ गई और अगर नियत सही हो तो बड़े से बड़ी मुश्किल भी किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहने को मुनव्वर की नीयत साफ थी, तभी तो अनजान इंसान को इंसाफ दिलवाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर सरहद पर बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान के नवाकोट आ पहुंचा था और यहां तक कि उसी जालिम इंसाफ खान का शाही मेहमान और होने वाला दामाद भी बन चुका था, जो अपने आप में काफी जालिम था और उसी ने करनाराम को मारा भी था। साथ देने के लिए कोई था भी तो वो सिर्फ रास्ता बताने वाली राजकुमार की आत्मा, जो चाहकर भी उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। कहने को मुनव्वर की सगाई होने वाली थी, लेकिन परेशानी वाली बात यह भी थी कि बरसों की दुश्मनी के बाद इंसाफ खान का बेटा बख्तियार और इंसाफ खान डिंपल की सगाई की वजह से दोनों एक होने वाले थे। लेकिन मुनव्वर वही शख्स था जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसते ही बख्तियार से दुश्मनी मोल ले ली थी। एक तो बख्तियार से दुश्मनी और दूसरा उसका मांगीलाल का भांजा होने का झूठ और सबसे बड़ी बात उसका भारत का होने का सच। मुनव्वर था तो अपने ही सवालों की उलझनों में परेशान, लेकिन उसको ख्याल आया कि अब उसके पास अपने सारे मंसूबे पूरे करने के लिए सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। उसको कैसे भी करके इन 5 दिनों में ही करनाराम जी का सर लेकर वापस भारत के लिए निकलना पड़ेगा। इंसाफ खान के जाते ही थोड़ी देर बाद मुनव्वर ने कमरे में ही मौजूद उसके साथ राजकुमार से पूछा, कुछ समझे तुम? राजकुमार ने बोला, नहीं हुकुम, मैं तो कुछ नहीं समझा। मुनव्वर बोला, बख्तियार आने वाला है हवेली। राजकुमार बोला, तो क्या हुआ, आने दीजिए, अपना क्या बिगड़ेगा अब। मुनव्वर बोला, तू तो मर चुका है, तेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुझे याद नहीं है कि मांगीलाल के घर उसको मैंने मारा था। राजकुमार ने बोला, तो इसमें क्या गलत है? एक मामा को बचाना तो भांजे का फर्ज था, तो उसे ये थोड़ी पता है कि आप भारत के हो। आप बिना फालतू के डर रहे हो। मुनव्वर बोला, पता नहीं है तो क्या हुआ, वो पता लगा लेगा। ऐसे में अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं अपना प्लान पूरा करने के लिए। राजकुमार सिर्फ मुनव्वर को देखता रह गया, कुछ बोला नहीं। लेकिन फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद मुनव्वर ने राजकुमार से बोला, राजकुमार भाई, तुम बस पता लगाओ कि क्या डिंपल सच में अपने पिता से नफरत करती है। अगर वो सच में नफरत करती है तो मैं उसको अपने बारे में सब सच सच बता दूंगा, और सिर्फ वही अब दूसरी बार हमको तहखाने तक पहुंचा सकती है। राजकुमार बोला, लेकिन मांगीलाल। मुनव्वर बोला, यहाँ से हम सीधा मांगीलाल के घर चलकर वहां से उसके परिवार को लेकर जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस भारत चलेंगे। राजकुमार बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक आखिरी गुजारिश है। मुनव्वर ने पूछा, बोलो, अब कौन सी गुजारिश है तुम्हारी? राजकुमार बोला, मैं इंसाफ खान को तड़प कर मरता हुआ देखना चाहता हूँ। मुनव्वर ने बोला, ये कैसे मुमकिन है? देखा नहीं उसके साथ कितने लोग रहते हैं? राजकुमार बोला, जिस तरह धोखे से उसने मुझे, मेरे पिता और करनाराम जी को मारा था, उसी तरह धोखे से मारो उसे। मुनव्वर बोला, फिर भी कैसे मार सकते हैं इसको? राजकुमार बोला, वो खाना खाने के बाद सीधा जाकर सो जाता है और खाना खाने से पहले वो जम के शराब भी पीता है। मुनव्वर ने बोला, तो? राजकुमार बोला, इसके खाने में जहर मिला दो, और यह जब सोने जाएगा तो अपने कमरे में ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। मुनव्वर बोला, लेकिन इस हवेली में कहां से लाऊंगा मैं जहर? राजकुमार बोला, हवेली में कहाँ क्या रखा है यह मुझे पता है। मैं जहर का तो बता दूंगा कि कहाँ रखा हुआ है, उसकी फिक्र आप मत करो। जब भी भारत वापस चलने का प्लान बने उससे पहले खाना इनके साथ में खाने की बात रखना, वो मान लेगा। मुनव्वर बोला, हमको कुछ दिनों बाद ही निकलना होगा और रात के वक्त निकलेंगे, ताकि सुबह तक किसी को पता भी न चले, और हम एक ही रात में मांगीलाल के घर जाकर उसको साथ लेकर भारत चल देंगे। राजकुमार इस बात पे राजी हो गया और वो डिंपल के दिल का हाल पता लगाने के लिए उस कमरे से बाहर चला गया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि इंसाफ खान अपनी बेटी डिंपल और मुनव्वर की सगाई के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करवाने का फैसला किया था, जिसमें इंसाफ खान का बड़ा बेटा अख्तियार भी आने वाला था, और उस बख्तियार से मुनव्वर ने अपनी पहली ही मुलाकात में जमकर मारा था। हालांकि बख्तियार 5 दिनों बाद आने वाला था, तो मुनव्वर ने फैसला कर लिया था कि इन्हीं 5 दिनों से पहले ही कैसे भी करके इंसाफ खान की हवेली के तहखाने से करनाराम जी का सर लेकर वापस भारत जाना था। वक्त काफी कम था, तो ऐसे में अचानक से मुनव्वर के जहन में पहले बख्तियार को मारने का ख्याल आया, ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाए। जैसा कि मुनव्वर ने राजकुमार से बोला था कि वो पता लगा कर बता दे कि क्या डिंपल सच में अपने पिता इंसाफ खान से नफरत करती है या नहीं। क्योंकि मुनव्वर डिंपल को सब कुछ सच सच बताना चाह रहा था कि वो आखिर किस मकसद से पाकिस्तान आया था, ताकि वो डिंपल को सब कुछ सच बताकर उसे अपने साथ भारत लेकर जा सके। दिन वो भी गुजरने लगा। सुबह से शाम तक राजकुमार डिंपल के दिल का हाल पता करने में लगा रहा। डिंपल और उसकी मां के बीच की बातों को सुनकर राजकुमार को अंदाजा हो चला था कि डिंपल और उसकी मां दोनों ही इंसाफ खान से हद से ज्यादा नफरत करती हैं।
शाम को जब मुनव्वर अपने कमरे में अकेला बैठा था तो राजकुमार भागता हुआ उसके पास आया और बोला, हुकुम, खुशखबरी है आपके लिए। CH34 डिंपल के दिल में इंसाफ खान की सोच। शेर की गुफा के अंदर तक पहुंच चुका था मुनव्वर, वो भी किसी अनजान शख्स करना राम का इंसाफ दिलवाने की खातिर। लेकिन अब दिक्कत थी तो इंसाफ खान के बेटे बख्तियार की, जिससे मुनव्वर ने भारत में आते ही दुश्मनी ले ली थी। अब सौतेली ही सही डिंपल थी तो बख्तियार की बहन ही, तो उसे तो आना ही था। कभी गम तो कभी खुशी के बीच झूलती मुनव्वर की जिंदगी, और अचानक से राजकुमार की आत्मा भागकर मुनव्वर के पास आया और बस खुशखबरी की बात कहकर मुनव्वर को हैरत में डाल दिया था। थोड़ी सी खामोशी के बाद हैरत भरे अंदाज में मुनव्वर ने राजकुमार से पूछा, कैसी खुशखबरी? राजकुमार ने बोला, डिंपल और उसकी माँ दोनों ही इंसाफ खान से नफरत करते हैं। डिंपल की माँ हिंदू थी जिसको जबरदस्ती इंसाफ खान उठाकर ले आया था और उसने उसका धर्म बदल दिया था। इसी वजह से उनके दिलों में इंसाफ खान के लिए हद से ज्यादा नफरत है। और डिंपल की माँ ने करना राम जी के साथ हुए जुल्म के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। मुनव्वर ने पूछा, क्या बताया है डिंपल की माँ ने उसे करना राम जी के बारे में? राजकुमार बोला, यही कि इंसाफ खान अपने जालिम पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी पूरी हवेली की फर्जी सेना को साथ लेकर सरहद पार उसको मानने गया, और जब करना राम अपने पशुओं का चारा लेने अकेले अपनी ऊंट गाड़ी पर कहीं जा रहा था तो इंसाफ खान के लोग जो पहले से घात लगाए बैठे थे उन्होंने उस निहत्थे पर पीछे से हमला कर लिया और करना राम को जान से मार दिया। थोड़ी सी खामोशी के बाद राजकुमार ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, डिंपल की माँ ने उसको बताया कि जब इंसाफ खान ने अपने अबू का बदला पूरा कर लिया था तो फिर करना राम का सर अपने साथ क्यों लेकर आया। डिंपल की मां के मुताबिक करना राम की आत्मा हवेली में भटक रही है और अपनी जान के लिए इंसाफ मांग रही है। करना राम की आत्मा अपना सर वापस मांग रही है ताकि उसके शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। अभी राजकुमार मुनव्वर से ये सब बोल रहा था कि इतने में मुनव्वर ने अपने कमरे के आसपास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने राजकुमार को चुप करवा दिया। कुछ ही लम्हों में पैरों की पायल की आवाज सुनाई दी और चंद ही पलों में डिंपल मुनव्वर के पास आकर खड़ी हो गई और उसने मुनव्वर को जोर से गले लगा लिया और मुनव्वर को प्यार करने लगी। मुनव्वर ने उससे पूछा, आज क्या बात है? कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है प्यार की। डिंपल ने पहले तो मुनव्वर के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसके बाद उसके होठों को चूमने लगी। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ने लगा तो दूसरी तरफ राजकुमार मुंह फेर कर बैठ गया। यहाँ हवेली में डिंपल और मुनव्वर का प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मांगीलाल अपने गांव अपने घर पर अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम करवाने में लगा था। वो अपने साथ नवाकोट से आते वक्त जमीन जायदाद अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवाने के लिए ये जरूरी कागजात पहले से ही अपने साथ लेकर आ गया था। उसने अपने साथ आए लड़के विक्रम और उसके परिवार को भी इंसाफ खान से मिले पैसों में बड़ा हिस्सा देकर उनको भी नवाकोट की सरहदों से काफी दूर किसी अनजान जगह भेज दिया था ताकि उसके और मुनव्वर के भारत जाने के बाद इंसाफ खान कभी भी विक्रम और उसके परिवार को परेशान न कर सके। वक्त के भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। अब मुनव्वर के पास अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करना था। दिन ये भी ढलने लगा और अब कहने को दिन सिर्फ 3 बच्चे थे जब बख्तियार हवेली आने वाला था। मुनव्वर को उसके हवेली आने से पहले ही उसको रास्ते से हटाना भी तो था। वहीं दूसरी तरफ हवेली में मुनव्वर कश्मकश में था कि आखिर कैसे वो डिंपल को समझा पाएगा कि वो यहाँ करनाराम का सर लेने आया है और वो अब उसके पिता इंसाफ खान के जान का दुश्मन भी था। कोई कितना भी दिल का मजबूत क्यों ना हो, चाहे वो अपने पिता से नफरत ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो अपने पिता की मौत के पक्ष में कभी नहीं हो सकता। तो मुनव्वर ने अपने इंसाफ खान को जान से मर देने वाले प्लान के बारे में डिंपल को न बताने का फैसला किया। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर तय किया कि वो बाकी पूरी कहानी डिंपल को बता देगा। आखिर वही तो अब उसको वापस उस तह खाने तक ले जा सकती थी। मुनव्वर अपने ख्यालों में गुम था कि इतने में उसका खास नियुक्त किया हुआ नौकर इमरान खाना लेकर आ गया। उसने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगा। दिन वो भी अभी ढला नहीं था। शाम का खाना खाने के बाद मुनव्वर और उसका खास नियुक्त किया हुआ नौकर यहाँ वहाँ की बातों में मसरूफ थे कि इतने में एक बार फिर से डिंपल कमरे में दाखिल हो गई। डिंपल को कमरे में आते देखकर मुनव्वर का खास नौकर इमरान कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही डिंपल मुनव्वर से शरारत करने लगी तो मुनव्वर ने उसको हाथ से पकड़कर अपने पास बिठाया और उससे बोला, डिंपल, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। डिंपल ने शरारती अंदाज में बोली, पता है बोलोगे आई लव यू, तो आई लव यू टू मुन्ना। मुनव्वर बोला, हाँ ये तो है कि आई लव यू, लेकिन इसके अलावा भी मुझे कुछ कहना है तुमसे। डिंपल शरारती अंदाज से बदलकर सीरियस होकर बोली, क्या कहना है? बोलो ना। मुनव्वर ने बोला, लेकिन वादा करो कि तुम ये बात किसी और से नहीं कहोगी। डिंपल ने बोला, ठीक है, भरोसा नहीं है तो मत बताओ। मुनव्वर ने डिंपल का हाथ अपने सर पर रखवाकर कसम लेते हुए कहा, खाओ मेरी कसम कि तुम ये बात किसी से भी नहीं बोलोगे। तो डिंपल बोली, नहीं, मैं ऐसी कसम नहीं खा सकती क्योंकि मैं अपने माँ से कुछ भी नहीं छुपाती। लेकिन हाँ, उनके सिवा मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, वादा रहा। CH35 मुनव्वर की करनाराम की आत्मा से मुलाकात।
दूर, बहुत दूर वतन से और दुश्मन की जमीन पर करणाराम जी को इंसाफ दिलवाने के मकसद से जान को जोखिम में डालकर मुनव्वर हंसी खुशी खड़ा था। वजह थी तो उसकी जिंदगी में सरहद पार जाकर वो मोहब्बत का मिल जाना, मोहब्बत थी तो वो भी दुश्मन की लड़की और नवाकोट में शहजादी जैसी शानो शौकत भरी जिंदगी जी रही डिंपल से। उनका रिश्ता मोहब्बत से आगे बढ़कर शादी के बंधन तक में बंधने जा रहा था और दोनों के प्यार के बीच कोई दुश्मन भी नहीं था। लेकिन बस ऐसे शादी करके वहां रहने का सपना तो था नहीं मुनव्वर का। ऐसे में अब परेशानी थी तो डिंपल के दिल में अपने पिता यानी इंसाफ खान के लिए चल रहे ख्यालों का पता करना, जिसमें भी मुनव्वर कामयाब हो चुका था। डिंपल के दिल में अपने ही अब्बू के लिए नफरत थी। वो अपनी असलियत किसी और को बताए या ना बताए, लेकिन डिंपल को तो सब कुछ बताना ही था। लेकिन वो लफ्ज कहां से आए जिनकी मदद से इतना बड़ा रोज खोल दिया जाए कि वो आखिर उसी के अब्बू को मारने सरहद पार पाकिस्तान आया है। मुनव्वर ने बात तो छेड़ ही दी थी डिंपल के सामने खुद की कसम देकर कि वो इस राज को राज ही रखे, जिस पर डिंपल ने भी वादा किया था कि वो किसी से कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ को सब कुछ बता देगी क्योंकि वो उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। जिस पर मुनव्वर ने कहा, ठीक है। इतना बोलकर मुनव्वर किसी सोच में डूब गया तो डिंपल ने कहा, अब और परेशान मत करो ना, बताओ ना क्या बोलना चाह रहे थे। मुनव्वर बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। डिंपल बोली, इस जन्म में तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारा अक्स हूं तो अपने अक्स से भला क्या छुपाना, बता भी दो क्या बोलना चाह रहे हो। मुनव्वर बोला, तुमने करणाराम जी भील का नाम सुना है। डिंपल एकदम से एक झटके से सहम उठी और बोली, हाँ मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था। मुनव्वर ने डिंपल से पूछा, क्या तुम्हारे वालिद इंसाफ खान ने करणाराम के साथ सही किया। डिंपल बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मुनव्वर ने बोला, फिर भी कुछ तो बताओ। डिंपल बोली, मेरे अब्बू ने अपने अब्बा की मौत का बदला लिया तो वहां तक मैं उनको सही समझती हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो अपने साथ करणाराम का सर लेकर आए मैं उनकी इस बात पर सहमत नहीं हूँ। और तो और मारना ही था तो उससे मुकाबला करके मारना था, धोखे से मारकर कौन सा उन्होंने इनाम जीत लिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद डिंपल बोली, धोखे से दी गई मौत भी पलटकर उसी इंसान के पास लौट के आती है और उसकी जान भी धोखे से ही जाती है। मेरे वालिद यानी पिता एक बेरहम और जानवर हैं। उन्होंने ना जाने कितने लोगों को जान से मार दिया, ना जाने कितने बेकसूर लोगों को अपनी झूठी शान की खातिर उनको जिंदा जानवरों के सामने फेंक दिया। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में मुनव्वर का खास नौकर मुनव्वर के उस कमरे में आ गया और उसके अंदर आते ही डिंपल आंखें पोंछते कमरे से बाहर चली गई। डिंपल के जाते ही इमरान ने मुनव्वर से बोला, जनाब, खान साहब ने आपकी और डिंपल की सगाई के लिए मेहमानों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार करवा के आपसे मंगवाई है ताकि आपके मेहमानों को खास तौर पर बुलाया जा सके। अब तो मुनव्वर को कुछ एक नाम फर्जी ही सही लेकिन बताने ही थे, वरना इंसाफ खान को शक हो जाता कि पूरे पाकिस्तान में वो किसी को कैसे नहीं जानता। तो मुनव्वर ने ऐसे ही 15-20 नामों की फर्जी लिस्ट और पते दे दिए ताकि उनको डिंपल और मुनव्वर की सगाई की दावत का कार्ड भेजा जा सके। वहां से अभी इमरान गया ही था और मुनव्वर सोने की तैयारी में ही था कि उसको एहसास हुआ कि जैसे उसका नाम किसी ने पुकारा हो। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी तो मुनव्वर उस आवाज की तरफ बढ़ चला। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे गया। वो दोनों तकरीबन उस हवेली के खजाने की तरफ खाली मैदान में आकर रुक गए। अब मुनव्वर तो उस हवेली का दामाद था तो उसको हवेली में कहीं पर जाने की रोक टोक नहीं थी और तकरीबन सभी नौकरों को मुनव्वर का पता था, तो इसी वजह से हवेली के जिस हिस्से में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है उस हिस्से तक मुनव्वर पहुंच गया। आवाजें अब भी आ रही थी। राजकुमार ने मुनव्वर से बोला, जनाब यह आवाज करणाराम जी की है। मुनव्वर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता। राजकुमार बोला, बरसों मैंने इनके साथ काम किया है तो इनकी आवाज कैसे भूल सकता हूँ। मुनव्वर कुछ बोल पाता उससे पहले राजकुमार बोला, करणाराम जी हुकुम, आप हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे। सामने से आवाजें आना बंद हो गई और फिर राज का छोटे उमार बोला, हमारे सामने आए हुकुम, आप क्या कहना चाहते हो। यह मुनव्वर हुसैन है, अपनी जान से खेलकर आपको इंसाफ दिलवाना चाहता है। कुछ ही देर में अंधेरे से एक साया उभरने लगा और देखते ही देखते वो साया एक हटे कटे योद्धा के रंग वो रूप में आकर उनके सामने खड़ा हो गया। चेहरे पे नूर, जलीबेदार बड़ी बड़ी मूंछ लिपटी हुई, महक ऐसी जैसे खुशबूदार गुलाब महक रहे हो। वो राजकुमार और मुनव्वर के पास आकर खड़ा हो गया। वो तीनों खजाने की तरफ पड़े हुए सुनसान खाली मैदान में खड़े थे तो उनको कोई भी आपस में बातें करते हुए नहीं देख पा रहा था। मुनव्वर पहले से ही राजकुमार की आत्मा के साथ रह रहा था तो उसके दिल में आत्माओं के लिए अब डर नहीं था। करणाराम की वो आत्मा आए और मुनव्वर से बोली, हे जाबाज योद्धा, मैं तुम्हारे इस जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारा ये ऋण कभी भी चूका नहीं पाऊंगा। तुम बस मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करवा दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मुनव्वर बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपके सर को साथ लेकर भारत जा सकूं और आपके शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सके। करणाराम की आत्मा बोली, लेकिन अब वक्त बहुत ही कम बचा है। राजकुमार बोला, कम वक्त कैसे हुकुम। करणाराम बोला,
15 दिन बाद अमावस है, और उससे पहले पहले अगर मेरे शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो फिर मेरी आत्मा हमेशा हमेशा ऐसे ही भटकती रहेगी, उसके बाद किया गया अंतिम संस्कार व्यर्थ चला जाएगा। मुनव्वर ने पूछा, लेकिन हुकुम, राजकुमार और इंद्र सिंह परमार की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? करुणा राम भील बोले, इंसाफ खान को मरने और मेरे शव का अंतिम संस्कार होते ही ये दोनों भी मुक्त हो जाएंगे और फिर हम तीनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन एक परेशानी और है। CH-36 बख्तियार को मारने की प्लानिंग। मुनव्वर अभी पाकिस्तान के नवाकोट में इंसाफ खान की हवेली में करुणा राम जी को इंसाफ दिलवाने नवाकोट की हवेली के तहखाने में महफूज रखे हुए करुणा के सर को लेने पहुंचा हुआ था। लंबा सफर तय करके मंजिल के बहुत करीब पहुंचे मुनव्वर की मुलाकात करुणा राम जी भील की आत्मा से भी हो गया, जो मुनव्वर को किसी अजीब सी परेशानी के बारे में कहा तो मुनव्वर ने हैरत से पूछा, कैसी परेशानी हुक्म? करुणा राम बोले, जिस गुफा के अंदर से तुम लोग मुझे लेकर जाना चाहते हो उस गुफे के अंदर इंसाफ खान के पूर्वजों की आत्माएं हैं जिनका मुकाबला मैं बिना धड़के नहीं कर सकता और राजकुमार की आत्मा में इतना दम नहीं कि अकेले उन सब से निपट सके। मुनव्वर थोड़ा सा डरने लग गया और बोला, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे हुक्म? करुणा राम ने जवाब दिया, हमारी सभी योद्धा साथियों की आत्माएं भी इस तहखाने से थोड़ा सा आगे एक कमरे में बंद है, उन सबको वहां से आजाद करवाना होगा। मुनव्वर बोला, ये तो बहुत आसान है, आजाद करवा देंगे। करुणा राम बोले, जितना आसान लगता है उतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तुमको उस कमरे के बाहर याग करना होगा और उस याग की आहुति में तुमको इंसाफ खान के किसी वंशज को मेरी तलवार से मारकर आहुति देनी होगी और उसके बाद उस तलवार को उन सभी आत्माओं के सामने रखकर पुकारना होगा। मेरी तलवार और उस ओर लगे इंसाफ खान के खून को वो पहचान लेंगी, तभी वो आत्माएं तुम पर विश्वास कर पाएंगे और तुम्हारा साथ देंगी। इसके अलावा तुम कभी उस गुफा को पार नहीं कर पाओगे। मुनव्वर किसी सोच में पड़ गया तो पास में खामोश खड़ा राजकुमार बोला, अरे हुक्म, बख्तियार की ही आहुति दे दीजिए ना। मुनव्वर फिर किसी सोच में पड़ गया। मुनव्वर की खामोशी को देखकर करुणा राम ने कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो तुम अभी भी वापस अकेले अपने देश जा सकते हो। तुमको सुरक्षित वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और राजकुमार तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। इस पर मुनव्वर बोला, हुक्म, हम वीरों की धरती से आते हैं, कदम पीछे हटाना हमारी शान के खिलाफ है। करुणा राम बोले, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुनव्वर बोला, लेकिन हुक्म, आपकी वो तलवार कहाँ मिलेगी? करुणा राम बोले, उसी तहखाने में जहां मेरा सर पड़ा है उसके थोड़ा सा दूर मेरी वो तलवार एक बक्से में बंद पड़ी है। इतना बोलकर करुणा राम की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदल गई और वहां से गायब हो गई। मुनव्वर के जहन में अब वक्त का दायरा सिमटने लगा और साथ ही साथ कुछ और परेशानियां भी आके उसके सामने खड़ी हो गईं। जो काम वो 4 दिनों के अंदर अंदर ही करके वापस भारत जाने की सोच में था, मुनव्वर अब उसी काम के लिए वक्त की मोहलत चाहे कुछ और दिनों की मिल गई थी, लेकिन नई उलझाने उसके दामन में आकर खड़ी हो गई थी। मुनव्वर अभी राजकुमार से कुछ पूछने ही वाला था कि इतने में मुनव्वर का खास नौकर इमरान आ गया और बोला, जनाब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुनव्वर बोला, यहाँ से कोई आवाज आ रही थी, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। इमरान बोला, हुकुम, एक भटकता साया है किसी का, अक्सर इस हिस्से में नजर आता रहता है, वही होगा। खान साहब ने ना जाने कितने मौलवियों की मदद ली, लेकिन वो साया है कि हवेली को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मुनव्वर यह सब सुनकर भी खामोश रहा और फिर मुनव्वर वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। बख्तियार को मारने की तो वो सोच ही रहा था, लेकिन अब बात थी तो उसकी बलि उन कैद की हुई आत्माओं के सामने देनी, और वो भी करुणा राम जी की तलवार से, जो तलवार भी उसी तहखाने में महफूज रखा हुआ था। अब मुनव्वर को सबसे पहले फिर से उसी तहखाने में जाना था वो तलवार लेने, जिसमें उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ डिंपल ही कर सकती थी। मुनव्वर की जिंदगी का एक और दिन वो ही खत्म हो गया और दूसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही मुनव्वर की आंख खुली तो डिंपल उसकी नजरों के सामने खड़ी थी। डिंपल के चेहरे की रौनक गायब थी। उदास चेहरे के साथ उसने मुनव्वर को उठते देखा तो झूठी हंसी के साथ सुबह बखैर यानी गुड मॉर्निंग बोली। मुनव्वर चेहरे से ही उसके दिल की हालत समझ गया तो उसने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, बस उसको अपनी बाहों में भर दिया। डिंपल एक जिंदा लाश की तरह एक जगह पर ही खड़ी रही। डिंपल की आंखें छलक पड़ी। मुनव्वर ने उसको समझाने की कोशिश की ही थी कि इतने में मुनव्वर का खास नौकर इमरान आ गया, जिसको देखकर वो साफ साफ डिंपल से बात नहीं कर पाया, लेकिन उसने सिर्फ इतना बोला, डिंपल, मुझे उस खजाने वाले तहखाने को दोबारा देखना है। इतने में पास में खड़ा खास नौकर इमरान बोल पड़, हुक्म, बार बार तहखाने को क्यों देखना है? डिंपल जो पहले से ही तिलमिलाई हुई सी थी वो बोली, चुप रहो गुस्ताख नौकर, तुम जानते नहीं तुम किसकी शान में बदतमीजी कर रहे हो। इमरान झुककर बोला, माफी चाहूंगा शहजादी जी। लेकिन इमरान कुछ और कह पाता, इतने में डिंपल ने उसको टोकते हुए कहा, क्या लेकिन? कोई लेकिन नहीं। ये शहर, यहाँ की जागीर और इसके खजाने और तहखाने पर मुनव्वर साहब का भी उतना ही हक है जितना कि हमारा। इमरान फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, लेकिन डिंपल साहिबा, इसके लिए इंसाफ खान की इजाजत लेनी होगी। डिंपल फिर से गुस्से से बोली,
जनाब इंसाफ खान साहब बोलो, वो इस रियासत के मालिक है। अगर उनकी शान में बदतमीजी की तो तुम्हें उन जानवरों के सामने फेंक दिया जाएगा। अभी इमरान कुछ और बोलता या माहौल खराब होता, इससे पहले मुनव्वर ने हालत को संभालते हुए बोल, अरे इमरान भाई, मुझे अपने होने वाले ससुर जी की जिंदगी के बारे में और जानना है। क्या उनकी शानो शौकत को समझने और जानने के लिए भी मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? इमरान बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दोपहर को आपको तहखाने के दोबारा से दीदार करवा दूंगा। इतना बोलकर डिंपल और वो खास नौकर इमरान वहां से चल पड़े। CH-37 इमरान खान का असली चेहरा। हालातों के बदलते देर भी कहाँ लगती है। ये बात तो मुनव्वर जाहिर कर ही चुका था। जो शख्स खाली जेब लेकर अनजान इंसान को इंसाफ दिलवाने सरहद पार अपनी जान हथेली पर रखकर पहुंच चुका था, वो अब इंसाफ खान की सल्तनत में शाही मेहमान और इंसाफ खान का दामाद बन चुका था। मुनव्वर की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी और नवाकोट वाली हवेली को भी दुल्हन की तरह सजाया जा चुका था। मेहमानों की आमद भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुनव्वर का मामा यानी मांगीलाल और उसके परिवार का आना अभी बाकी था। मेहमानों के साथ साथ इंसाफ खान का बीटा बख्तियार भी उस दिन शाम को आने ही वाला था। कहने को माहौल पूरी तरह से तैयार था, शादी सगाई का भी, तो दूसरी तरफ करना राम जी को इंसाफ दिलवाने का भी। मुनव्वर को सबसे पहले नवाकोट की हवेली के तहखाने से करना जी की तलवार निकालनी थी, जिससे वो बख्तियार की आहुति देकर हवेली में कैद पाक आत्माओं को बरी करवाना था। हालांकि वो उस तहखाने में जाने के लिए डिंपल और अपने खास नौकर इमरान को मना ही चुका था। दोपहर को इमरान के दिए हुए वक्त पर इमरान मुनव्वर के शाही कमरे में आया और बोला, चलिए जनाब, आपको शाही खजाने के दीदार करवा दूं। मुनव्वर और राजकुमार की आत्मा वहां उस शाही मेहमानों के कमरे से बाहर निकले तो थोड़ा दूर डिंपल भी खड़ी थी। मुनव्वर ने उसको भी साथ आने का कहा, जिस पर राजकुमार बोला, नहीं हुक्म, इनको साथ मत लीजिए। मुनव्वर उससे बोला, क्यों, इनके चलने में क्या दिक्कत है तुझे? अभी राजकुमार कोई जवाब देता इससे पहले ही डिंपल बोल पड़ी, किससे बात कर रहे हो आप? अभी मुनव्वर कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही उसका खास नौकर इमरान बोला, बीबी जी, इनका ऐसे ही है, ना जाने किससे बातें करते रहते हैं, अकेले अकेले ही बड़बड़ाते रहते हैं। शायद जनाब को कोई बीमारी है। डिंपल ने इमरान को एक बार फिर से घूर कर देखा और बोली, इमरान, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो चुके हो। इमरान ने सर झुका दिया और उसके बाद माहौल को ठंडा करने के लिए मुनव्वर ने इमरान के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन इमरान ने उल्टा ही गुस्से से इमरान की तरफ देखा। जिस पर मुनव्वर ने इमरान के कंधे से हाथ हटा दिया और डिंपल ने चलने का बोला। वो सब यानी डिंपल और मुनव्वर, राजकुमार और इमरान हवेली के तहखाने की तरफ बढ़ चले। तहखाने के बाहर खड़े चौकीदारों और नौकरों को इमरान ने वहां से चले जाने का आदेश दिया। समझ में तो मुनव्वर की कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन रास्ता साफ होने का उसको सुकून मिला। अंदर जाते ही सबसे पहले इमरान ने तहखाने का रास्ता अंदर से बंद कर दिया और अपने कपड़ों में छुपाई हुई कोई डब्बी खोली और उसके अंदर से कोई पौंड निकलकर डिंपल की तरफ छिड़क दिया, जिससे वो बेसुध होकर जमीन पर गिरने लगी। थोड़ी दूरी पर खड़े मुनव्वर ने उसको संभालना तो इमरान ने मुनव्वर को भी गले से पकड़कर दूर फेंक दिया। मुनव्वर की कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि इतने में इमरान ने मुनव्वर के सर पे जोरदार वार किया और बोला, हमारी सल्तनत में आकर मेरा हक छीनेगा, तुझे मैं जान से मार दूंगा। इतना बोलकर उसने इमरान के सर पर दूसरा वार करना चाहा तो इमरान ने उसका हाथ पकड़ दिया और मुनव्वर ने इमरान के सर पर पास में पड़े किसी हथियार से वार कर दिया, जिससे उसके सर से खून बहने लग गया और वो बेहोश होने लगा। उसके कुछ लम्हों बाद मुनव्वर के होश भी जाते रहे। वो तीनों जमीन पर गिरी हुए थे और राजकुमार मुनव्वर को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। काफी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से करनाराम की आवाजें उस तहखाने में गूंजने लगी, जिनको सुनकर डिंपल को होश आने लगा। वो उठी और उसने मुनव्वर को संभालना चाहा कि इतने में इमरान को होश आ गया और उसने सर से खून बह रहा था और उसने डिंपल को पकड़ लिया और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिस पर करनाराम ने गुस्से से जोर से राजकुमार को उसको बचने के आदेश दिया। जिस पर राजकुमार ने बेबसी का इजहार किया तो करनाराम ने कोई मंत्र फूका और बोला, जा राजकुमार, अब तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां आ चुकी हैं, तुम चाहो वो कर सकते हो। तहखाने में गूंज रही आवाजें से बेपरवाह इमरान डिंपल को नोचने की कोशिश कर रहा था कि इतने में हवा में उड़ती कोई नुकीली चीज आई और इमरान का पेट फाड़ती हुई उसको डिंपल के ऊपर से दूर उड़ा ले गई और वो तड़प तड़प कर मरने लगा। डिंपल डरने लगी, उसको अब तहखाने के अंदर अजीब से आवाजें सुनाई देने लगी। वो डर कर एक कोने में सिमटने लगी कि इतने में मुनव्वर को होश आ गया और उसने इमरान को मारा देखा और डिंपल को एक कोने में सिमटे हुए और चिल्लाते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास गया और डिंपल को बाहों में भर दिया और जोर से बोलने लगा, करनाराम हुक्म, रहम रहम, इसको बख्श दीजिए। करनाराम का सर मुनव्वर और डिंपल के ऊपर मंडराने लगा और बोला, ये हमारे दुश्मन की लड़की है, इसको जिंदा मत जाने दो, इसकी आहुति देकर भी तुम उन आत्माओं को आजाद करवा सकते हो। जिस पर राजकुमार जो थोड़ी दूर खड़ा था वो बोल पड़ा,
नहीं हुक्म, ये हमारे साथ है और ये भी इंसाफ खान के खिलाफ है। डिंपल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बोल पड़ी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? कोई कुछ बोल पाता इससे पहले वो सर डिंपल के और करीब आ गया, जिससे वो और ज्यादा डर गई और बेहोश हो गई। जिसके बाद मुनव्वर ने करणाराम जी के गुस्से को शांत करवा दिया और करणाराम जी की तलवार लेकर बाहर आ गया और तलवार को तहखाने के बाहर एक पेड़ के पास छुपाते हुए नौकरों को आवाज देने लगा। जिस पर नौकर आए और तहखाने की अंदर की हालत देखकर और डिंपल को बेहोश पाकर और इमरान को मारा हुआ पाकर मुनव्वर को दोषी समझ लिया और उसको बंदी बना दिया गया। CH-38 मुनव्वर को सजाए मौत। वक्त बदल जाता है देखते ही देखते। एक रात में सरहद पार पाकिस्तान पहुंचे मुनव्वर की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो जिस नवाकोट की हवेली नौकर बनकर आया था, उसी में सुबह तक वो शाही मेहमान बनकर रह रहा था और शाम होते होते बंदी बन चुका था। उस पर अपनी ही होने वाली मंगेतर और नावाकोट की शहजादी को जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम था और अपने खास नौकर इमरान को जान से मारने का भी इल्जाम लगा हुआ था। जिस हवेली में वो शहजादों जैसी जिंदगी जी रहा था, उसी हवेली की शाही जेल में अब वो बंदी बनकर कटघरे में जंजीर की बेड़ियों में बंधा हुआ खड़ा था। सामने कुर्सियों पर नवाकोट की जनता थी और साइड में बड़ी सी टेबल और उसके सामने बड़ी सी शाही कुर्सी, जिसके दोनों तरफ बंदूक के लिए पहरेदार खड़े थे। अभी वहां इमरान खान के बनाए उस कोर्ट रूम में शोर शराबा था और मुनव्वर गर्दन झुकाए कैदियों की तरह कटघरे में खड़ा था कि इतने में एक ऐलान हुआ। नवाकोट सल्तनत के शहंशाह, इंसाफ के खुदा शहजादा जनाब इंसाफ खान साहब कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। यह ऐलान सुनकर सभी लोग उठकर खड़े हो गए और इंसाफ खान और उसके पीछे बड़ी सी छतरी लिए एक शख्स आए और उस कोर्ट की शाही कुर्सी पर आकर इंसाफ खान बैठ गया और सामने खड़े लोगों को भी बैठने का इशारा कर दिया। कोर्ट रूम में एकदम से खामोशी छा गई और उसके बाद इंसाफ खान ने सामने लगी दूसरी टेबल के दूसरी तरफ बैठे दो लोगों में से एक की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिकंदर बख्श साहब, बताइए क्या किया है मुजरिम ने। सिकंदर नाम का शख्स ऊपर उठा और टेबल के दूसरी तरफ खाली जगह में इंसाफ खान के सामने खड़ा हो गया और बोला, जनाब मुजरिम बिना इजाजत के इमरान खान और डिंपल को लेकर हवेली के तहखाने के अंदर दाखिल हो गया और उसने बेहोशी की दवा से डिंपल को बेहोश कर दिया। सिकंदर पीछे टेबल की तरफ बढ़ा और वहां से एक डब्बी उठाकर इंसाफ खान को दिखाते हुए बोला, ये रहा सबूत जनाब, इसी बेहोशी की दवा से डिंपल को बेहोश किया गया था। अभी सिकंदर अपनी बात पूरी करता उससे पहले मुनव्वर बोल पड़ा, नहीं जनाब, ये झूठ है। इंसाफ खान गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, चुप हो जाओ गुस्ताख इंसान, यहाँ हमारे सामने गुनहगारों को बोलने की इजाजत नहीं होती। मुनव्वर अभी भी कुछ कहना चाह रहा था कि इतने में मुनव्वर से थोड़ा सा दूर खड़े राजकुमार ने उसको खामोश रहने को बोला और कहा, चुप हो जाओ हुक्म, वरना जिंदा जानवरों के सामने फिंकवा दिए जाओगे। मुनव्वर चुप हो गया और फिर इंसाफ खान ने एक बार फिर से सिकंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहो सिकंदर, इसको क्या सजा देनी चाहे। सिकंदर बोला, जितनी सख्त सजा इसको दी जाएगी उतनी कम होगी। जिस गुस्ताख की शादी शहजादी डिंपल से करवाई जानी थी, इसने उन्हीं पर जानलेवा हमला किया और रियासत के ईमानदार और जाबाज सिपाही इमरान को जान से मार दिया है। इसको और ज्यादा देर तक जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इंसाफ खान बोला, इसको आसान मौत देना भी हमारी शान के खिलाफ होगा। इसको तत्पा कर मारेंगे ताकि सबको सबक मिल सके और कोई और हमारी रियासत के अंदर घुसकर ऐसी बेहुदा हरकत न कर सके। मुनव्वर को बोलने का हक था, नहीं तो नजरें झुकाए चुप रहा, लेकिन खुदा से दुआ जरूर मांगता रहा कि सब ठीक कर दे। वो पास में खड़ा राजकुमार मुनव्वर को दिलासा देता रहा कि उसको वो कुछ भी होने नहीं देगा। लेकिन मुनव्वर की सारी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब इंसाफ खान ने मुनव्वर को बेड़ियों में बांधकर वहां से ले जाने का आदेश दिया और दिन ढलने पर जानवरों के सामने इसको जिंदा फेंक देने का बोला। मुनव्वर अपनी बेगुनाही की बात कहता रहा, लेकिन उसकी बात पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। मुनव्वर को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट के पास में ही बनी एक काल कोठरी की तरफ ले जाया गया। काल कोठरी की तरफ के रास्ता काफी डरावना था। जमीन के नीचे बनी थी और रास्ते के दोनों तरफ लोहे के दरवाजे वाली जेलें बनाई हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग अपने बेगुनाह होने की बात कह रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था और उसके थोड़ा सा आगे एक अंधेरे कमरे के अंदर मुनव्वर को फेंक दिया गया, जहां पूरी तरह से अंधेरा था। राजकुमार भी उसके साथ ही था। मुनव्वर ने राजकुमार से कहा, अब बोल यहां से कैसे तू मुझे बाहर निकाल पाएगा। राजकुमार ने मुनव्वर को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मुनव्वर कहां सुनने वाला था। वो राजकुमार से बोला, अच्छा भला अपनी जिंदगी जी रहा था, कहां आकर फंस गया आप लोगों के चक्कर में। वो अभी कुछ और बोलने वाला था कि इतने में एक बार फिर से कहीं से अंधेरी काल कोठरी में रोशनी से भरा हुआ करणाराम जी का सर आकर मुनव्वर के सामने प्रकट हो गया, जिसने कहा, मैंने तुमको पहले ही वापस जाने का बोला था, लेकिन तुम्हारे सर पर ही हमको इंसाफ दिलवाने का भूत सवार था। करणाराम ने ये सब गुस्से से बोला तो मुनव्वर के पास में ही खड़े राजकुमार ने करणाराम जी का गुस्सा शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका वो गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद मुनव्वर ने राजकुमार से कहा,
तुम तो आत्मा हो, अब तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां भी हैं। क्या तुम इस जेल को तोड़ नहीं सकते? राजकुमार बोला, तोड़ सकता हूँ। आपको बाहर क्या भारत वापस भी पहुंचा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद करना राम जी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जिस पर मुनव्वर बोला, शक्तियां हैं ना तुम्हारे अंदर तो चलो न तहखाने लेकर चलो, वहां से करना राम का सर लेकर गुफा के रास्ते वापस चल देंगे। राजकुमार बोला, इतना भी आसान नहीं है हुक्म। तहखाने तक तो लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद गुफा के रास्ता पार करवाने के लिए हमको पाक आत्माओं की मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसको आजाद करवाने के लिए इंसाफ खान के बेटे बख्तियार की बलि देनी पड़ेगी। और अगर हम उसके बावजूद भी यहाँ से निकल गए तो मांगीलाल के परिवार और डिम्पल का क्या होगा? मुनव्वर सोचों में डूबा रहा कि इतने में उस काल कोठरी की तरफ कुछ कदमों की आहट हुई और आग की मशालें लिए कुछ लोग वहां आते महसूस हुए, जिनको देखकर करना राम जी का वो सर गायब हो गया। CH-39 मुनव्वर और मांगीलाल को जानवरों के सामने फेंक दिया गया। प्यार में हदें और जुनून में सरहदें पार कर चुका मुनव्वर अब अपनी ही मंगेतर और प्यार डिम्पल को जान से मारने की कोशिश और अपने ही खास नौकर इमरान खान को जान से मार देने का गुनहगार बन चुका था। और पाकिस्तान के नवाकोट की जिस हवेली में वो शाही मेहमान बना हुआ था, अब वो उसी हवेली के काल कोठरी की हवा खा रहा था। और इन सब का जिम्मेदार वो करना राम और राजकुमार की आत्मा को समझ रहा था, जबकि उन दोनों की इस मामले में कोई गलती नहीं थी। लेकिन मुनव्वर की भी खता क्या थी? जैसा कि मुनव्वर काल कोठरी में बंद था और करना राम जी और राजकुमार की आत्मा से बातें कर रहा था कि इतनी में मशाल की रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही थी और कुछ लोगों के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। इतने में कदमों की आवाजें और मशाल की रोशनी तेज होती गई। कुछ लम्हों बाद इंसाफ खान के सैनिक एक और कैदी को उसी काल कोठरी के अंदर लेकर आए। गौर से देखने पर मुनव्वर ने पाया कि वो मांगीलाल था, वही मांगीलाल जिसका भांजा बनकर वो इंसाफ खान की हवेली में दाखिल हुआ था। वो सैनिक मांगीलाल को भी मुनव्वर वाली काल कोठरी में डालकर चले गए। मांगीलाल को भी बेड़ियों में बांध रखा था। उन सैनिकों के मशाल को ले जाते ही उस कोठी में धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। उन सब के दूर जाते ही मांगीलाल मुनव्वर से लड़ने लग गया और बोला, कहा मैं भी तुम जैसे मक्कार और झूठे इंसान की बातों में आ गया। कितनी खुशहाल और अच्छी चल रही थी हमारी जिंदगी। इतने में राजकुमार की आत्मा बोल पड़ी, हाँ हुक्म, हमने आपके घर आते ही देख लिया था कि कितनी खुशहाल थी आपकी जिंदगी। मांगीलाल हैरत से पूछने लगा, ये और कौन है हमारे साथ? कौन बोला? मुनव्वर बोला, ये राजकुमार की आत्मा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना। आत्मा का जिक्र और अंधेरी कोठरी वाला माहौल तो मांगीलाल डरने लग गया। मुनव्वर ने अंधेरे में यहां वहां हाथ फेरते हुए मांगीलाल को जोर से पकड़ लिया तो मांगीलाल और ज्यादा डरने लग गया कि कौन है ये? कौन मुझे पकड़ रहा है? मुनव्वर बोला, ये मैं हूं जनाब, आप डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मांगीलाल जोर जोर से रोने लग गया और बोला, कुछ ही लम्हों में हमको जानवरों के सामने डाल दिया जाएगा। अब क्या खाक ठीक होगा? वो दोनों अभी बातें कर रहे थे कि इतने में राजकुमार बोला, रुकिए जनाब, मैं जाकर कुछ करता हूं। मांगीलाल बोला, अब ये क्या कर सकता है? मुनव्वर ने राजकुमार से सवाल पूछा कि तुमको तो सिर्फ मैं देख और सुन सकता था ना, तो अब तुम्हारी आवाज दूसरों को कैसे सुनाई दे रही है? राजकुमार बोला, अरे हुक्म, अब मुझ में शक्तियां हैं ना, तो जो दिल के साफ है और जो भी करना राम जी की मदद करने में हमारा साथ देंगे, मेरी आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगी, बाकी किसी को नहीं। ये बोलकर राजकुमार वहां से चला गया और डिम्पल के कमरे में जाकर देखने लगा, जहां वो बेहोश पड़ी थी और उसका इलाज किया जा रहा था और डिम्पल की मां रोए जा रही थी। राजकुमार ने भी कोशिश की डिम्पल को होश में लाने की, लेकिन वो नाकाम रहा। वक्त तेज रफ्तार से गुजरने लग गया और शाम ढलने को आई। मशाल लिए सैनिक एक बार फिर से उस काल कोठरी की तरफ आने लगे। काफी देर से अंधेरे में रह रहे मुनव्वर और मांगीलाल की आंखों को वो रोशनी चुभने लग गई। सैनिक कोठरे के अंदर घुसे और मुनव्वर और मांगीलाल की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और उन दोनों को वहां से लेकर जाने लगे। वहां दूसरी तरफ मुनव्वर की बेगुनाही की इकलौती सबूत यानी डिम्पल बेहोश पड़ी थी और सब लोग उसकी खातिरदारी में लगे हुए थे और राजकुमार उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जो वेद हकीम डिम्पल का इलाज कर रहा था उसने भी बोल दिया कि डिम्पल के सर पे जोरदार चोट लगी है और अब इसका होश में आना मुश्किल है और अगर जल्दी ही होश में नहीं आई तो इसकी जान भी जा सकती है। वही दूसरी तरफ मुनव्वर और मांगीलाल को नहलाया गया और सफेद रंग के कपड़े पहना दिए गए और आखिर ख्वाहिश में खाने की पेशकश की गई। सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि इतने में राजकुमार ने डिम्पल के कान में कुछ ऐसे मंत्र फूके जिससे डिम्पल होश में आ गई और उठ के बैठ गई। डिम्पल की मां उससे गले से मिली और बोलने लगी, खुदा का शुक्र है तुम होश में आ गई बेटा। तुम्हें पता है तुमको मुनव्वर ने जान से मारने की कोशिश की और उस नामाकुल ने अपने वफादार नौकर इमरान को भी जान से मार डाला। उसकी मां कुछ और कह पाती इससे पहले ही डिम्पल ने उनको रोकते हुए कहा, ये सब झूठ है मां, हमला इमरान ने किया था मां पर और उसने मेरी इज्जत भी लूटने की कोशिश की थी, लेकिन मुनव्वर ने मुझे बचाया था। मां को काफी हैरत हुई ये सब सुनकर, तो उसने कहा,
लेकिन बीटा सब ने तो मुनव्वर को गुनहगार समझ लिया था और तुम्हारे अब्बू ने उसको सजाए मौत का भी हुक्म दे चुके हैं। उसको तो अब जानवरों के सामने भी फेंक दिया होगा। डिम्पल रोते हुए बोली, ये सब गलत है। वो बेगुनाह है। ये बोलकर वो वहां से उठी और मुनव्वर को बचने के लिए उस भूखे जानवरों वाले इलाके की तरफ भागकर जाने लगी। वहीं मुनव्वर और मांगीलाल को पकड़कर जानवरों वाले हिस्से की तरफ ले जाया गया और बड़ा से गेट खोलकर उन दोनों को अंदर डाल दिया गया। उन दोनों के अंदर जाते ही उनकी खुशबू सूंघकर दूर से शेर और चीते चिल्लाने लगे और उनकी तरफ आने लगे। इतने में डिम्पल भी उस इलाके में पहुंच गई और नौकरों से वो गेट खोलने का आदेश देने लगी। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था तो वो खुद ही वो गेट खोलकर अंदर चली गई। CH40 डिम्पल को भी सजाए मौत। चांद कदमों के फासले पर खड़ी थी मुनव्वर और मांगीलाल की मौत। मुनव्वर जो करनाराम जी को इंसाफ दिलवाने सरहद पार पहुंच चुका था और तो और दुश्मन की सरजमीन पर उन्हीं का शाही मेहमान और होने वाला दामाद बन चुका था, अब वही मुनव्वर उसी सरजमीन पर मौत के घाट उतारे जाने वाला था। जानवरों को सामने तो मुनव्वर और मांगीलाल को फेंक ही दिया जा चुका था और डिम्पल उनको बचने के लिए उस इलाके के बड़े से दरवाजे पर नौकरों से बहस कर रही थी, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुन रहा था। वजह थी तो खुद इंसाफ खान द्वारा सुनाई गई उनको मौत की सजा। लेकिन डिम्पल अपनी जिद पर अड़ी रही और खुद ही जानवरों वाले इलाके का बड़ा सा गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसको अंदर जाने से नौकरों ने रोकना चाहा, लेकिन वो कहाँ कुछ सुनने वाली थी। जब वो अंदर घुसी तो उसने देखा कि कुछ शेर और चीते मुनव्वर और मांगीलाल को घेरे हुए थे और हमला करने ही वाले थे कि इतने में डिम्पल ने जोर से चिल्लाया और डिम्पल की चीखें सुनकर बाहर खड़े नौकर भी हथियार लेकर अंदर आ गए और गोलियां चलने लगे। गोलियों की आवाजें सुनकर सभी जानवर वहां से भाग गए। दिन को हुई इमरान से लड़ाई की वजह से मुनव्वर काफी लहूलुहान था, तो उसके जख्मों पर डिम्पल ने अपने दुपट्टे से पट्टी बंधी और उसके बाद वो सब उस जानवरों वाले इलाके के गेट से बाहर निकलकर हवेली में आ गए और हवेली में आते ही एक और नौकर डिम्पल से बोला, बीबी जी, आपने रियासत के फैसले के खिलाफ गुस्ताखी की है, ऐसे में अब हमें आपको हिरासत में लेकर इंसाफ खान साहब की अदालत के सामने पेश किया जाएगा। डिम्पल कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। ऐसे में एक बार फिर से मुनव्वर और मांगीलाल को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही साथ इस बार रियासत की कुछ महिला सेना अधिकारियों ने डिम्पल को भी बेड़ियां बांध दिया और उन तीनों को एक बार फिर से इंसाफ खान की उसी अदालत ले जाया गया जहां के अधिकारियों ने कहा कि अभी अदालत का वक्त खत्म हो चुका है, ऐसे में इन तीनों को कल सुबह ही एक बार फिर से पेश किया जाए, तब तक उन तीनों को कैदियों के साथ हिफाजत से रखा जाए। डिम्पल बोल पड़ी, पागल इंसान, मैं इस रियासत की शहजादी हूँ। इस पर उस अधिकारी ने जवाब दिया, आप कोई भी क्यों न हो, इस अदालत के सामने सब एक बराबर हैं और आपने भी गुनाह किया है। डिम्पल बोली, एक बार अब्बू जान से तो बात कीजिए, उनको बुलाए। इस बार उस अधिकारी ने जवाब दिया, बीबी साहिबा, खान साहब अभी हवेली में मौजूद नहीं है और अब कल ही आपकी सुनवाई हो पाएगी। डिम्पल कुछ और बोलना चाह रही थी लेकिन उन महिला सैनिकों ने उसको जबरदस्ती पकड़कर वो उसको अपने साथ ले जाने लगी। डिम्पल चीखती चिल्लाती रही। उसके पीछे पीछे ही मुनव्वर और मांगीलाल को भी ले जाया गया। अदालत से थोड़ा सा आगे डिम्पल की मां और उनकी कुछ नौकरानियां खड़ी थी। उसकी मां ने डिम्पल को रुकवा कर बात करनी चाहा, लेकिन कानून का हवाला देकर उसकी मां को भी डिम्पल से बात नहीं करनी दी गई। उन सब को उसी जेल वाले हिस्से में ले जाया गया और सबसे आखिर में बनी 2 कोठरियों में बंद कर दिया गया। डिम्पल को अलग और मुनव्वर और मांगीलाल को अलग। डिम्पल और मुनव्वर आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आवाजें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। ऐसे में उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले मुनव्वर ने डिम्पल का शुक्रिया अदा किया उन दोनों की जान बचने के लिए, लेकिन डिम्पल बोली, कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक रात की आजादी मिली है। अब्बू अगर कल तक वापस नहीं आए तो हम तीनों को एक बार फिर से उन्हीं जानवरों के सामने फेंक दिया जाएगा। मुनव्वर ने पास खड़े राजकुमार से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने इशारा करके उसको चुप रहना बोला और इशारों इशारों में बोला कि मैं कोई कोशिश करता हूँ। इशारों में इतना बोलकर राजकुमार वहां से चला गया। वक्त के जैसे पंख लग गए हो रफ्तार से गुजरने लगा। रात भी होने को आ गई थी। महलों में लाड प्यार से पली बड़ी शाही बिस्तर पर सोने वाली डिम्पल को अब फर्श पर सोना पड़ रहा था। जिन भी कैदियों को मौत की सजा मिलने वाली होती है उन सब का खाना पीना अच्छे से किया जाता था, तो ऐसे में उन तीनों को रात का खाना बेहतरीन अंदाज में करवाया गया। रात भी जैसे तैसे ढलने लगी और राजकुमार और इंसाफ खान का कोई अता पता नहीं था। सुबह की पहली किरण के आने का भी वक्त होने आगा। उन तीनों के दिल में मौत का डर साफ साफ महसूस किया जा सकता था। हवेली के कानून के मुताबिक जो कैदी जानवरों के शिकार होने से बच जाते थे उनको सुबह की पहली किरण होते ही फांसी पर लटकाया जाता था। एक बार फिर से उन तीनों को लेने हवेली के सैनिक हथियार लेकर आ गए और तीनों की आंखों पर पट्टी बांधकर उस जेल से थोड़ा सा दूर एक अलग इमारत के अंदर से ले जाया गया, जहां 3 बड़े तख्तों पर रस्सी के फंदे लगे हुए थे। तीनों को सीढ़ियों से गुजारकर उस तख्ते पर खड़ा कर दिया गया और सबके चेहरों को काले कपड़े से ढक दिया गया और तीनों के गले में फांसी के फंदे डाल दिए गए। तीनों के पास ही जल्लाद खड़े थे जिनके हाथों में उनके कदमों के तख्ते हटाने वाले हुक था।
तीनों जल्लादों ने अपनी अपनी पोजीशन संभल रखी थी, बस इंतजार था तो नीचे खड़े इंसाफ खान के अधिकारी के इशारे का। अधिकारी ने भी हाथ का इशारा किया ही था कि इतने में कहीं से इंसाफ खान वहां पहुंच गया और चिल्लाकर उनको रुकने का बोला, लेकिन हुक खींचे जा चुके थे। उनके कदमों वाला तख्ता हट चुका था और तीनों लटकने लगे थे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द मिस्टीरियस बैंडिट किंग की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।